आज की कहानी हिंदुस्तान से बाहर की है। आज की कहानी एक सीरियल किलर की है और आज की कहानी एक अजीब सीरियल किलर की है। बल्कि आज की कहानी उस अजीब सीरियल किलर के अजीब अंजाम की भी है। और आज की कहानी उस अजीब अंजाम के बाद जो कुछ होता है वो भी बेहद अजीब है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी ही अजीब है। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी मौत को करीब 180 साल हो गए होंगे। अब जाहिर सी बात है 180 साल पहले का रहन सहन, उठना बैठना, दिखना, कपड़े, हेयर स्टाइल सब डिफरेंट होता होगा। तो इस कहानी से भी पता चलता है कि 180 साल पहले वो सीरियल किलर कैसा दिखता था। और इस बार की इस कहानी के एपिसोड में आपको सीरियल किलर की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये दीपक आसिम जो है वो उसके साथ फ़ोटो भी दिखाएंगे आपको, ताकि आप देख सकें। और उस फ़ोटो को मैंने सैकड़ों बार देखा और उस फोटो को देखने के साथ यही सोच रहा था कि 1841 में लोग कैसे रहते थे, कैसे दिखते थे। क्योंकि आपके दिखने से, कपड़े से, आपके हेयर स्टाइल, आपकी बाकी चीज़ों से उस वक्त की सभ्यता, उस वक्त का रहन सहन, उस वक्त का कल्चर, उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखने में मुझे कहीं से नहीं लगा कि जिस शख्स को मैं देख रहा हूँ ये इतने साल पहले मर चुका है। अभी भी उसका चेहरा देख के लगता है कि वो बिल्कुल ज़िंदा है। हाँ, ये अलग बात है कि एक जार में, एक बॉटल में शीशे के उसका सर रखा हुआ है और बाकायदा जो पेस्ट लगाकर, जो मिस्र और बाकी जगह ममीज़ आप जानते ही है, पुराने ज़माने में मिस्र में एक परंपरा थी जो जब किसी की मौत होती थी तो उसको दफनाने या जलाने की बजाय मम्मी लगाकर जो लेप है तो उससे सैकड़ों साल तक उसकी बॉडी को आप प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके रख सकते थे। तो ये कहानी उस एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसके सर को प्रिजर्व करके रखा गया है, एक बोतल में बंद करके, और बाकायदा फांसी उसको दी गई। फांसी देने के बाद उसका सर काटा गया। सर काटने के बाद उसको लेप लगाया गया ताकि उसका सर ख़राब ना हो, और फिर उसे एक जार में रखा गया। और ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि साइंटिस्ट इंसान के दिमाग को पढ़कर ये आइडिया लगा सके कि एक इंसान के दिमाग में क्या क्या चलता है। और ख़ास तौर पर ऐसे खूनी, ऐसे सीरियल किलर जिसके ऊपर 70 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था, वो क्या सोचता है कत्ल करते हुए, उसके दिमाग में क्या थी, क्या वो डिफरेंट, उसकी जो दिमाग की नसें हैं वो अलग हैं, अलग काम करती हैं, अलग तरीके से सोचती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये सारे कदम उठाए गए। कहानी पुर्तगाल की है। कहानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की है। और लिस्बन और पुर्तगाल का नाम लेते ही जहन में अबू सालेम और मोनिका बेदी भी आ जाती हैं याद फ़ौरन, क्योंकि अबू सालेम को पुर्तगाल से ही डिपोर्ट किया गया था। इस कहानी की एक और चीज़ है जो मैं भूल गया आपको बताना, वो ये है कि पुर्तगाल में अब मौत की सज़ा नहीं है। तो वहाँ पे ये है कि आप मैक्सिमम एक पनिशमेंट है जो सज़ा शायद 20 साल या कुछ, बट वहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि पहले नहीं था। जिस सीरियल किलर की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कहते हैं कि आखिरी के 4, 5 या 6 लोगों में से था जिसको वहाँ मौत की सज़ा मिली। उसके बाद मौत की सज़ा पे ही रोक लगा दी गई और फिर पुर्तगाल में कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, इस सीरियल किलर से पहले एक ये भी इतिहास है कि पुर्तगाल में ये दूसरा सीरियल किलर पैदा हुआ था उस ज़माने में। इससे पहले एक लेडी थी, एक महिला थी, जिसने करीब 28 बच्चों को जहर देकर मार दिया था। और कहते हैं कि वो पुर्तगाल की हिस्ट्री की पहली सीरियल किलर थी। तो जब वो पकड़ी गई उसके बाद उसे भी फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा देने के बाद बाकायदा उसकी लाश को पब्लिक के सामने कहते हैं कि जलाया गया था। लोगों में इतना गुस्सा था क्योंकि उसने बच्चों को मारा था इतनी बड़ी तादाद में। तो उस सीरियल किलर के बाद ये दूसरा सीरियल किलर पुर्तगाल के इतिहास का पैदा हुआ और जिसने इतनी जान ली। कहानी डिएगो एल्वेस की है। ये सीरियल किलर का नाम है। डिएगो एल्वेस इस्तांबुल कह रहा हूँ मैं, जब पुर्तगाल पहुँचता है और वहाँ पे नौकरी की तलाश इधर उधर करता है, भटकता है और उसे नौकरी नहीं मिलती। वो लिस्बन आया था। इसकी पैदाइश स्पेन की थी, लेकिन
रोज़ी रोटी की तलाश में ये लिस्बन उस वक्त पहुंचता है और वहाँ पे कामकाज की तलाश करता है, लेकिन इसे नौकरी नहीं मिलती। एक जगह से दूसरी जगह भटकते भटकते ये परेशान हो जाता है। इस दौरान में कुछ ऐसे लोग इससे टकराते हैं जो थोड़े गलत रास्ते पे थे, तो उनको देखता है कि ये लोग नौकरी तो करते नहीं हैं पर इनकी ज़िंदगी सही सही चल रही है। तो जब बारीकी में गया तो पता चला कि वो लोग छोटे मोटे क्राइम करते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ से इसको आइडिया आया कि नौकरी मिल नहीं रही है, ज़िंदगी अच्छी चल नहीं रही है, तो क्यों ना इनकी तरह आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, बिना ज़्यादा मेहनत किए वे क्राइम करते हैं और वैसे ही रहेंगे। तो इसने शुरुआत लूटपाट से की। अक्सर लिस्बन के ऐसे इलाकों में जाता जहाँ भीड़ भाड़ कम होती और जहाँ किसी को अकेला या दो लोग इकट्ठे दिखते, ये उनके पर टूट पड़ता, उनसे लूटपाट करता और फिर अपनी ज़िंदगी जीता। पर शुरुआत इसने लूटपाट से की, सिर्फ लूटपाट करता और निकल लेता। लेकिन फिर इसे लालच आई कि बड़ा हाथ मारा जाए, तो कैसे? फिर इसने इस पर सोचना शुरू किया। सोचने के बाद इसने पाया कि लिस्बन में एक पुल है और उस पुल की हाइट करीब 213 फुट उसकी ऊंचाई थी और वो पुल एक ज़रिया था लिस्बन से आउटर एरिया में जाने के लिए, जो लिस्बन के बाहर का इलाका है। तो उस पुल का इस्तेमाल आमतौर पर वो किसान करते थे जो खेती बाड़ी करते थे और वो उस पुल के ज़रिए लिस्बन शहर में दाखिल होते, दिन भर अपने फल सब्जियां बेचते, शाम को अपनी कमाई के साथ उसी पुल के रास्ते वापस घर लौट जाते। डिएगो एल्वेस ने पूरा रिसर्च किया, उसने देखा कहाँ पे कम जोखिम है, कहाँ कम खतरा है। उसके बाद ये पुल उसकी नज़र में आ गया। उसने देखा कि अक्सर शाम को किसान लोग जो हैं वो किसान इस पुल से गुजरते हैं और सुबह इसी पुल से आते हैं। फिर उसने जब बारीकी से रेकी की तो लगा कि जैसे जैसे शाम ज़्यादा ढलती जाती है किसानों का झुंड कम होता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि इक्का दुक्का किसान अकेले ही चला जा रहा है। शुरू में ग्रुप में जाते हैं, फिर जैसे जैसे शाम ढलती जाती है अकेले होते जाते हैं। कोई कभी किसी की सब्ज़ी नहीं बिकी या फिर फल नहीं बिका या लेट हो गया तो बेचारा अकेला निकल लेता था। डिएगो ने तय किया कि जो शाम को सबसे आखिर में उस पुल से गुजरे, जो अकेला हो, ये उसी को अपना निशाना बनाएगा ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। तरीका काम कर गया। शाम को ये उस पुल पे घात लगाकर बैठता, किसान झुंड में जा रहे होते उन्हें छोड़ देता, जो किसान अकेला होता ये अचानक उन पर टूट पड़ता, उनसे सारे पैसे लूटता और लूटने के बाद उस ऊंचाई से पुल के वो उनको नीचे फेंक देता। अब इतने ऊंचाई से गिरने के बाद किसी के बचने की उम्मीद होती नहीं है, तो किसान की मौत हो जाती। ये सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने उस पुल को ही अपना ठिकाना बना लिया। खामोशी से आता, शाम ढले किसी एक किसान को अपना शिकार करता। डिपेंड करता है कि उस किसान के पास से कितने पैसे मिले। अगर वो पैसे उसके लिए कुछ दिन के लिए काफ़ी होते तो फिर कुछ दिन आराम से शहर में घूमता, मज़े करता, और जब पैसे ख़त्म हो जाते फिर वो पुल का रुख करता। तो ऐसा नहीं था कि वो हर दिन आता, डिपेंड करता था कि लूटने वाले से उसने कितना लूटा, उस लूट के पैसे से उसका कितने दिन का खर्चा चलेगा, और जब वो खर्चा उसका ख़त्म होने लगता तब फिर ये अगले शिकार की तलाश में उस पुल पे पहुंचता। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हफ्ता, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी दूसरे दिन उसने हर पुल से एक एक किसान को निशाना बनाना शुरू किया। इस दौरान में कुछ किसान हट्टे कट्टे थे, उन्होंने विरोध किया तो इसने उनको चाकू मारा और चाकू मार के फिर ऊपर से नीचे फेंक दिया। हफ्ता महीना गुजरा। महीना गुजरने के बाद अब ये हुआ कि धीरे धीरे किसान गायब हो रहे हैं। जिस इलाके से, जिस बस्ती से आते थे, जाहिर सी बात है एक दूसरे को जानने वाले, अब उसमें ये हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 किसान कम होते जा रहे हैं। तो पहले शुरू में ये लोगों को लगा कि कुछ किसान अपना बेचने के लिए गए, वो शहर में ही रह गए, लिस्बन से लौटे नहीं, लौट आएंगे। लेकिन एक एक करके जब मिसिंग शुरू हो गई, किसान वापस नहीं आ रहे हैं गाँव अपने घर, तो बात फैलनी शुरू हुई। तब तक करीब 20-30 किसान गायब हो चुके थे। अब ये बात पुलिस तक पहुंची
तो पुलिस ने शुरू में ये लगा कि एक तो उस वक्त वहाँ की जो हालत थी, खेती बाड़ी, मौसम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो किसानों के लिए दुश्वार थी काफ़ी। तो और उससे कुछ साल पहले इसी मुफलिसी और सही से खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, जो अपने हिंदुस्तान में भी है, जो अक्सर किसान खुदकुशी करते हैं। तो पुर्तगाल में भी किसानों की खुदकुशी का कुछ मामला सामने आया। तो जब ये किसानों की गुमशुदगी की बात आई तो पुलिस को लगा कि शायद ये लोग किसान जो गायब हैं, इन्होंने खुदकुशी कर ली। इत्तेफाक से पुल के नीचे से कुछ लोगों का गुजर हुआ और वहाँ पे उन्होंने कुछ लाशें मिली। उन लाशों को लाया गया तो देखा गया कि ये किसान हैं। अब इत्तेफाक एक और इसमें ये हुआ कि जो 5-6 लाशें मिली जिनको ऊपर लाया गया, बाकी नज़र नहीं आई थी उस वक्त, वो सारे के सारे उन किसानों की लाशें थी जिन्हें लूटने के बाद डिएगो ने पुल के ऊपर से धक्का दे दिया था। उनको कोई चाकू नहीं मारा था, उनके साथ कोई उसने मारपीट उस तरीके से नहीं की थी, सीधा लूटा और पुल के नीचे फेंक दिया। तब तो उनके जाहिर सी बात है, ना गला घोटा है, ना चाकू के निशान है, कुछ नहीं है। तो फिर पुलिस का यकीन और बढ़ा कि ये सारे किसान शायद गरीबी और परेशानी में तंग आकर इन्होंने पुल से कूद के अपनी जान दे दी है। तो बात आई गई, ख़त्म होने वाली थी कि किसान खुद जो गायब हो रहे हैं वो असल में खुदकुशी कर रहे हैं। वक्त बीता लेकिन किसानों की गुमशुदगी का सिलसिला नहीं थमा, बढ़ता गया। 30, 40, 50 हो गया। अब पुलिस को भी फिक्र हुई क्योंकि इस दौरान में फैमिली से, बाकी लोगों से, किसान के साथियों से भी बातचीत हुई तो पता चला उसमें से बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्हें कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी, उनका धंधा अच्छा चल रहा था, खेती उनकी अच्छी थी, शहर में उनकी सब्जियां और अनाज सब अच्छे से बिक रहे थे। तो फिर वो क्यों खुदकुशी करेंगे? तो फिर अब लाशें भी कम मिली, बाकी कहाँ गई? फिर पुलिस ने फैसला किया कि उस पुल के नीचे की जगह को तलाशी ली जाएगी। और इस दौरान एक और काम किया गया कि प्रशासन से कहकर उस पुल को फॉर द टाइम बिंग बंद करवा दिया गया कि इस पुल से कोई नहीं गुजरेगा, अल्टरनेट रास्ता दे दिया गया। पुल को जब बंद किया गया तो अचानक किसानों की गुमशुदगी का मामला भी बंद हो गया। अब ये बड़ी हैरत की चीज़ थी। फिर पुलिस ने फैसला किया कि पुल के नीचे जाके वो तलाशी लेंगे। इसके बाद पूरे पुल के नीचे के तमाम एरिया, वहाँ पे पानी भी था, नदी भी थी, पत्थर भी थे, उनकी तलाशी ली गई। तलाशी रंग लाई और धीरे धीरे करके किसानों की लाशें मिलनी शुरू हुई, जिनकी तादाद 30, 40, 50। उन लाशों को जब लाया गया तो उनमें से कुछ लाशें ऐसी मिली जिन पे तेज धार चाकुओं के निशान थे। जब वो निशान मिले तो फिर पुलिस की भी आंखें टेढ़ी हुई, लगा कि मामला गड़बड़ है, ये खुदकुशी का नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। और इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई कातिल है जो किसानों का कत्ल कर रहा है और ये खुदकुशी नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने अपने सारे घोड़े खोल दिए उस कातिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस दौरान में डिएगो एल्वेस को मालूम था और वहाँ की जो शहर में चर्चा भी हो गई थी एक गुमनाम कातिल की, किसान के गायब होने की, किसान की लाशें मिलने की, उनके कत्ल की। तो डिएगो ने तय किया कि पुलिस को चकमा देने के लिए वो कुछ वक्त खामोश रहेगा और कोई क्राइम नहीं करेगा, वरना नज़रों में आ जाएगा, उसे डर था। तो करीब 2 से 3 साल तक ये खामोश रहा, इसने कोई क्राइम नहीं किया। इस दौरान में किसानों की गुमशुदगी, किसानों की मौत, किसानों का कत्ल, सब कुछ थम सा गया, रुक गया। जब ये थम गया, इधर 3 साल ये भी खामोश रहा, फिर सरकार ने कहा कि चलो इस पुल को दोबारा खोल देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। पुल खुला, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कोई किसान गायब नहीं हुआ। लेकिन 3 साल के बाद अब डिएगो छटपटाने लगा। उसे मालूम था कि उसकी आमदनी का जरिया एक ही है, क्राइम, लूटपाट। तो वो क्या करे? तो वो अंडरग्राउंड था। इसके बाद फिर उसने तय किया कि अब वो अपने क्राइम का तरीका बदलेगा। उसे लगा कि अकेला मैं अब क्राइम करता रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और बहुत बड़ी लूट को अंजाम नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए गैंग ज़रूरी है। तब उसने 3 साल के बाद क्राइम छोड़ने की बजाय एक नया आइडिया लेकर आया कि बड़े पैमाने पे अब वो क्राइम करेगा। इसके बाद उसने सबसे पहले ऐसे लोगों को शिकार बनाना शुरू किया जो गरीब थे, जिनका थोड़ा सा रुझान क्राइम की तरफ था। जहाँ से शुरू में इसको प्रेरणा मिली थी उस शहर के, तो इसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि इसका पास्ट क्या था। उन किसानों का असल में सीरियल किलर यही था,
बट ये कि लूटपाट करते हैं और धीरे धीरे कुछ गरीब, ज़रूरतमंद और जो सोच से क्रिमिनल थे उनको इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर इसने गैंग बनाया। थोड़ी बहुत लिस्बन में लूटपाट की, पैसे जमा किए और फिर उस गैंग के लिए हथियार खरीदे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि अब गैंग बनने के बाद पुलिस से भी आमना सामना होगा और बड़े क्राइम को अंजाम देंगे तो पुलिस का भी मुकाबला करना है, तो उसके लिए हथियार खरीदा गया। इसके बाद उसने अब पुल और किसान छोड़कर लिस्बन के रईस लोगों की बस्तियों में क्राइम करना शुरू किया। ये किसी भी रैकी करता पता चल जाता किस किस घर में कौन अमीर लोग हैं, कितने लोग हैं, वहाँ घुसना, क्राइम करना कितना आसान है, ख़तरा तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को परखने के बाद ये अपने गैंग के साथ उस घर में दाखिल होता, सारे कीमती सामान, पैसे लूट लेता। लेकिन जाते जाते उस घर में मौजूद जो भी शख्स होता उसको बड़ी ही बेरहमी से मार डालता। तो 3-3.5 साल पहले तक पूरा लिस्बन किसानों की गुमशुदगी और मौत को लेकर परेशान। 3-3.5 साल बाद अचानक अब शहर के अंदर क्राइम की वारदात बढ़ने लगी। पुलिस परेशान कि क्या करे, और इस दौरान में पुलिस सोचती रही तब तक लगातार शहर के अमीरों के घर पे हमले होते रहे और ये उन्हें मारता रहा और लूटता रहा। ये सिलसिला भी चलता रहा। पुलिस वैसे ही हाथ खाली जैसे किसानों के मामले में। प्रेशर ज़्यादा, लोग अब सहमे हुए, लिस्बन में डरे हुए, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। पुलिस ने अपने सारे मुखबिर, जासूस सब पूरे फील्ड में उतार दिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में लिस्बन के एक बहुत मशहूर डॉक्टर थे और बहुत ही रईस अमीर, वो एक रईसों की बस्ती में रहते थे। डिएगो ने उस डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का फैसला किया। उसका प्लान के तहत ये अपने गैंग के साथ उस डॉक्टर के घर में हमला करता है और उस डॉक्टर समेत उस घर में मौजूद 4 लोगों को बड़ी बेरहमी से ये मारता है और चाकू से गोद गोद कर। उस डॉक्टर के कत्ल की बात पूरे शहर में फैल जाती है, नामी डॉक्टर, और जिस बेरहमी से मारा गया उसके बाद शहर में उसको लेके बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर था। यहाँ पे पुलिस का एक काम कर गया तरीका वो ये कि डॉक्टर चूँकि नामी थे, कत्ल के फ़ौरन बाद पुलिस को खबर मिल जाती है इस वारदात की, इस इंसिडेंट की। पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचती है डॉक्टर के घर पे। शहर भर की पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है। इस दौरान में जब ये डिएगो ने अपना गैंग बनाया तो ये शहर में रहने की बजाय शहर के बाहर एक सुनसान जंगल का इलाका था। ये लोग वहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। शहर में वारदात करते, जंगल में जाकर छुप जाते। थोड़ी बहुत पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर में नहीं हैं, जो शहर के बाहर से आते हैं, शहर में वारदात करते हैं और चले जाते हैं। डॉक्टर के इंसिडेंट की खबर पुलिस को बहुत जल्दी मिली, वरना इससे पहले जो शहर में लूटपाट और कत्ल हो रहा था वो रात में होता था और सुबह से पहले पुलिस को खबर ही नहीं मिलती थी, क्योंकि घर के अंदर जितने लोग होते थे वो सारे मारे जा चुके हैं, तो बताने वाला कोई है नहीं। लेकिन इत्तेफाक से उस डॉक्टर के कत्ल के बाद किसी एक पड़ोसी को डॉक्टर से कुछ काम था। वो डॉक्टर के घर पहुंचता है उसी अगले आधे घंटे के अंदर और वहाँ का मंजर देखता है कि डॉक्टर और घर में 4 लोगों की मौत, लाशें हैं। तो वो चीखता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस पहुँच जाती है। अब पुलिस के सामने एक बड़ा वो था कि मौका कि डॉक्टर के कत्ल को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो कातिल जहाँ भी था वो शहर में आसपास ही है, बहुत दूर नहीं गया होगा। पुलिस पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देती है। इसके बाद 4-5 संदिग्ध लोग शहर से बाहर निकलते हुए, चूँकि सारी नाकाबंदी कर दी गई थी, पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ती है, सख्ती से पूछताछ होती है, तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि डॉक्टर का कत्ल उन्होंने ही किया। उनमें जो सबसे खामोश और चुपचाप खड़ा हुआ था वो डिएगो एल्वेस था, जो सीरियल किलर था। तो पुलिस बाकी लोगों से बात करती है, उनका हिस्ट्री खंगालती है, तो पता चलता है कि ये सब हाल के छोटे मोटे क्रिमिनल थे। और अभी फिर बातचीत में पता चल जाता है कि इनके गैंग का सरदार कौन है, तो वो डिएगो एल्वेस निकलता है। डिएगो एल्वेस की पुलिस फिर रिकॉर्ड निकालती है, तो उसका रिकॉर्ड ही मिसिंग। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पुलिस को शक होता है कि जिस बड़े पैमाने पे लिस्बन शहर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, इससे 3 साल पहले जो कुछ हुआ था, क्योंकि उसमें भी चाकू के सारे निशान मिले थे, तो क्या उसका इससे कोई कनेक्शन है। लिस्बन पुलिस बड़ी अक्लमंदी से पूरे केस की तफ्तीश करती है, सारी कड़ियाँ जोड़ती है। उसके बाद डिएगो से पूछताछ होती है और डिएगो एल्वेस अपना जुर्म कबूल कर लेता है। जब वो जुर्म कबूल करता है तो कहता है कि 70 के बाद शायद उसे उसकी गिनती याद नहीं है
तो 70 लोगों का उसने कत्ल किया था। बोला ऊपर भी हो सकता है, और कितना ऊपर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 70 प्लस उसने माना। जब ये बात सामने आई, पूरा लिस्बन, पूरा पुर्तगाल सन्न रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर जिसने 70 से ज़्यादा लोगों को अकेले मारा, कोई दूसरी मिसाल थी नहीं। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ, लोगों में गुस्सा था, और कहा गया कि इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोर्ट ने फ़ौरन आनन फानन में मुकदमे की कार्रवाई शुरू की। फरवरी 1841 में अदालत ने सज़ा सुनाई डिएगो एल्विस को सज़ाए मौत, और उस वक्त पुर्तगाल में सज़ाए मौत फांसी दे के दी जाती थी। तो जब इसको सज़ाए मौत दी सुनाई गई और तारीख फिक्स हो गया फांसी देने का, तब लिस्बन के कुछ जो डॉक्टर थे और साइंटिस्ट, वो रिसर्च कर रहे थे इंसानी खोपड़ी की उन कोशिकाओं की, कि जहाँ से कुछ पता चले कि ऐसे लोग क्या सोचते हैं। इसको साइंस के टर्म में फ्रेनोलॉजी उस वक्त कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी जो मस्तिष्क विज्ञान है, दिमाग ज्ञान। तो वो कर रहे थे कि ऐसे लोग जो ऐसे सीरियल किलर होते हैं, इनके दिमाग में चलता है क्या, ये क्यों आम इंसानों से अलग होते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी तादाद में कैसे कर सकता है। तो वहाँ पे फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई पे बड़ा जोर दिया जा रहा था, और वहाँ पे पूरी एक टीम साइंटिस्ट की वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी। किस्से इसके सामने आ गए थे डिएगो के, इससे बेहतर केस स्टडी उनके लिए था नहीं। सारे जो वहाँ के नामी साइंटिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट और कोर्ट से एक अपील की, और एक वहाँ पे अर्जी डाली कि डिएगो की फांसी के बाद उसका सर उन्हें दे दिया जाए, ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके। अदालत और सरकार ने उस अर्जी को एक्सेप्ट किया। डिएगो को फरवरी 1841 में फांसी दी गई। फांसी के फ़ौरन बाद उसके सर को काटा गया, और काटने के बाद जैसे मिस्र में ममीज़ को लेप लगाकर बरसों सैकड़ों साल तक रखा जाता था, वही लेप लगाकर डिएगो एल्विस के सर को एक शीशे के जार में रखा गया और उन साइंटिस्ट के हवाले किया गया। उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी कुछ काम किया, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला, कितनी जानकारी मिली, ये नहीं मालूम। लेकिन फिर डिएगो के उस सर को लिस्बन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन साइंस डिपार्टमेंट के म्यूज़ियम में ले जाकर रख दिया गया। तो पुर्तगाल के सबसे बड़े सीरियल किलर अब तक के इतिहास में 1841 में उसका सर जो है वो काट के रखा गया था, और आज भी ये लिस्बन यूनिवर्सिटी के मेडिसिन साइंस डिपार्टमेंट के लैब में एक जार में रखा हुआ है, और उसमें जाकर कोई भी उसको देख सकता है। और आज भी उसकी शक्ल वैसी ही एकदम जैसी 1841 में मौत से पहले दिखता था। आंखें खुली हुई हैं तस्वीर में, बाल वैसे ही है, हल्की हल्की मूछें हैं, गोरा रंग है, और उसको देख के लगता नहीं है कि आदमी 70 से ज़्यादा लोगों का कातिल हो सकता है। उम्र उसकी होगी करीब उस वक्त जब ये पकड़ा गया या मारा गया, सिर्फ 30 से 35 साल। 35 साल की उम्र में इसने अपनी उम्र से ज़्यादा कत्ल किए। तो एक सीरियल किलर, दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, जो आज भी जिंदा है अपने सर की शक्ल में, लेकिन एक बोतल में बंद है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बाकी सारे लोग जो लिस्बन जाते हैं और जिन्हें ये कहानी पता है, वो कोशिश करते हैं कि एक बार पाकिस्तान के हथौड़ा गैंग की। लेकिन हथौड़ा गैंग का नाम क्यों पड़ा, कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब धीरे धीरे आगे बताऊंगा। कहानी की शुरुआत होती है 2 अप्रैल 1985, 2 अप्रैल 1985 को। 2 अप्रैल 1985 को मुल्तान में एक शख्स रहते थे जिनका नाम था वसाया। वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए कराची पहुंचते हैं। कराची में उन्हें क्लिफ्टन इलाके में जाना था। रात हो गई, ट्रेन लेट पहुंची। उन्होंने लगा कि अब कहाँ जाऊँ, 85 की बात है, उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें थी नहीं इतनी। तो वे एक जगह, एक पुल, फ्लाईओवर, उसके नीचे रुक गए कि सुबह जब रोशनी होगी तो निकल लेंगे। उस पुल के नीचे फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। वो भी बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। उसका अचानक उन्हें सर पे
एक ज़ोर से किसी चीज़ के मारने की तकलीफ़ महसूस हुई। सर पकड़कर बैठ गए, थोड़ी देर में बेहोश हो गए। आँख खुली तो पता चला वो हॉस्पिटल में है। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं किसी ने सर पे मेरे कुछ वार किया, मैं बेहोश हो गया। मेरे बराबर में और भी कुछ लोग थे पर मुझे कुछ याद नहीं। पुलिस ने कहा आपके बराबर में जो 2 और लोग थे उनके भी इसी तरह सिर पर हमला किया गया और उन दोनों की मौत हो गई। आप खुशनसीब हैं कि आप बच गए। तो खैर वो बच गए। 2 अप्रैल 1985 ये पहला इंसिडेंट था कराची में हथौड़ा गैंग का, जिसमें 2 लोगों की जान गई, एक खुशनसीबी से बच गया। इसके बाद कुछ वक्त बीतता है। 2 अप्रैल के बाद थोड़ी सी खामोशी होती है। पुलिस और बाकी चीज़ों को भी लगा कि ये एक इत्तेफाक है या कुछ और है। तभी करीब हफ्ते भर के बाद इसी कराची में, यहाँ पे क्लिफ्टन ब्रिज है, उसके नीचे 2 और लाशें मिलती हैं। उन दोनों के सर पे भी इसी तरह से हमला किया गया था। अब 2 लाशें पहले मिली, 2 और मिली। अब भी सरकार प्रशासन कोई नहीं जागी। धीरे धीरे 31 अप्रैल की तारीख आ गई। पहले इंसिडेंट के बाद करीब 19 दिन बीत गए। इस बार वहाँ के सिटी स्टेशन पर एक साथ 3 लोगों की लाशें मिलती हैं। इन तीनों के भी सर पे वैसी ही चोट, वैसे ही निशान, और तीनों के मरने का तरीका एक जैसा। ऐसा लगा सर पे किसी ने कुछ मारा है। अब इस तरीके से धीरे धीरे 24 अप्रैल आते आते करीब 11 लाशें मिल चुकी थी। 2 अप्रैल को सिलसिला शुरू हुआ। 22 दिनों में अगले 9 और लाशें मिली और इन 11 के 11 लाशों का हश्र एक जैसा, उसी तरीके से सर पे चोट, उसी तरीके के निशान। अभी तक फिर भी सरकार, पुलिस एक नॉर्मल चीज़ें मानकर, क्योंकि अलग अलग इलाकों में हो रहा है और मरने वाले कोई नामचीन लोग नहीं, गरीब बस्तियों में रहने वाले मिडिल क्लास। लेकिन इसी के बाद एक इंसिडेंट ऐसा होता है जिसके बाद पहली बार वहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, मीडिया है, उनके भी कान खड़े होते हैं। और ये होता है वहीं पे एक इलाका है गोलीमार इलाका कराची में, और उसी के करीब है कोई एक औलिया गांव। औलिया गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की एक साथ मौत हो जाती है, 7। और इन 7 के 7 लोगों के सर पर उसी तरीके से वजनी किसी चीज़ से हमला किया गया था और इनमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। इत्तेफाक से इस परिवार में 8 लोग थे। एक दूसरा बच्चा उस नीचे से हो रहा था, सोते सोते वो सोफे के नीचे चला गया। शायद कातिलों की नज़र उस पर पड़ी नहीं और वो बच गया। तो जब 7 लोगों की एक साथ जान गई तो मीडिया भी जागी, पुलिस भी जागी। अब उन्हें लगा कि ये गड़बड़ है। फिर इन 7 लाशों के जो उन्होंने देखा, और इससे पहले जो उनको बाकी लाशें मिल चुकी थीं 11, उन्हें लगा कि ये सारी एक जैसी चीज़ें हैं। पता चला कि ये जो 7 लाशें थी, 3 अलग कमरे में, 4 अलग कमरे में, सबको सोते हुए मारा गया। बहुत सारे लोग कराची आते हैं अलग अलग पाकिस्तान के छोटे छोटे कस्बों इलाकों से। ऐसे लोगों की लाशें, छोटे मोटे ढाबों पर, होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की लाशें, और लाशें मिलती गई, तादाद गिनती बढ़ती गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये 7 लाशें एक साथ जब मिली, उसके बाद थोड़ी बहुत खबरें भी आई वहाँ पे, बाकी लाशों के साथ उसको जोड़ के देखा जाने लगा। लेकिन फिर एक और इंसिडेंट इंतज़ार कर रहा था, जिसके बाद और वहाँ पे थोड़ा लोग अब दहशत में और डर जिनके अंदर शुरू हुई। ये वहाँ की एक फेडरल बी एरिया है, मजदूरों की एक बस्ती है, मूसा कॉलोनी। वहाँ पर रात को सो रहे एक साथ, अब तक की सबसे बड़ी इंसिडेंट थी, 8 मजदूरों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले 7, अब उसके बाद एक ही रात में 8, और 8 के सर पर वैसे ही चोट। अब 8 मजदूरों की एक साथ जान गई। इससे पहले 7 लोग और मारे गए। अब मामला पुलिस से होते हुए नेताओं के कानों तक भी पहुंची, असेंबलियों में गूंजी, और अब लगा कि ये क्या हो रहा है कराची में। अच्छा, उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में जो खबरें थी, ये चूँकि एक बेसिक एक लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम की बातें थी, लेकिन इससे बड़ी बड़ी चीज़ पाकिस्तान में हो रही थी। 1977 की बात है, जब ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वहाँ सत्ता पलट दी। बाद में उनको क्या कहते हैं, फांसी पे भी लटका दिया। उसके बाद फिर नई सरकार आई।
इस दौरान में अफगानिस्तान में रूसी सेना घुस गई थी और रूस वहां लड़ रही थी। 1979 के आसपास की बात है। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, पाकिस्तान के अंदर भी, उसके पड़ोसी मुल्क में भी, ईरान में भी। उधर ईरान इराक के बीच में तनाव और जंग, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान के हालात की वजह से बहुत सारे वहाँ से लोग शरण लेने के लिए पाकिस्तान में घुस गए थे, वो अलग डिस्टर्बेंस था। इधर रूस और अफगानिस्तान में जो हो रहा था, उस वक्त अमेरिका का साथ पाकिस्तान दे रहा था, और अमेरिका की पाकिस्तान से बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इसको लेकर रूस भी नाराज था। तो ये सारी चीज़ें इधर पॉलिटिकल फ्रंट पर और देश में सब कुछ हो रहा है। और इधर अचानक पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहरों में से एक कराची, उसमें एक के बाद एक ये खून हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। 1985 2 अप्रैल से शुरू हुआ, या 86 में दाखिल हो गए। कत्ल का सिलसिला रुक नहीं रहा। हर चौथे, पाँचवें, छठे दिन अखबारों में ऐसी खबर आ रही। लेकिन अब तक पुलिस ने जो जांच की, उसके हिसाब से ये लगा कि किसी सनकी कातिल का काम है। कोई इससे पहले पाकिस्तान के सिंध इलाके में और कुछ ऐसी जगह पर सीरियल किलर मिले थे जो साइको टाइप के थे, तो लगा कि उसी से जोड़कर देखा गया। और अब तक पुलिस की जो जांच थी, उनकी अपनी पुलिस की जांच ये कह रही थी कि किसी साइको किलर का काम है जो रात को आता है और सोए हुए इन मजदूरों को, गरीबों को, अनजान लोगों को, या दूसरे शहर से आए हुए लोगों को अपना निशाना बना रहा है। बाकी उनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि ये कातिल कौन है, क्या है। बट पुलिस का ये था साइको किलर है और एक ही है। लेकिन तभी एक हादसा ऐसा होता है जिसके बाद इस पूरे मामले में पहली बार कातिल के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। 1985 करीब जून जुलाई का महीना आ गया था। कराची के साउथ जिले में एक बंस रोड है, उसी बंस रोड के पास एक फुटपाथ पर एक मजदूर सो रहा था। अचानक उस मजदूर के सर पर भी रात को हमला किया गया, बहुत तेज। हमलावर को लगा कि वो मर गया और वो वहां से निकल ली। मजदूर बाद में चीखा चिल्लाया, कुछ लोगों की नज़र पड़ी, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। इत्तेफाक से उसकी जान बच गई। अब जान बच गई तो ये पहला था अब तक जो इंसिडेंट हुआ था। वो जो पहला केस था जिसमें एक बच गया, उसको भी नहीं मालूम हमलावर कौन। लेकिन इस मजदूर ने बहुत कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ये बच गया, पुलिस ने इससे पूछताछ की, तब पहली बार पता चला कि ये कातिल कौन है। इसने बताया कि मैंने देखा कि एक गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकी, अचानक ब्रेक मारा गया। उसके बाद उनमें से 4 लोग उतरे उस गाड़ी में से। उन्होंने चेहरों को अपने काले कपड़े से ढक रखा था और सभी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और इसके बाद उनमें से एक के हाथ में हथौड़ा था और उसी शख्स ने मुझे हथौड़े से मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं क्या है। अब तक एक बार में 7 एक घर में एक मजदूर एक साथ एक रात में 8, 50-60 से ज़्यादा कत्ल हो चुके थे। अब खबरें धीरे धीरे फैल रही थी। अब लोगों में, कराची के लोगों में दहशत फैल रही थी। लोग रात को अकेले निकलने में डर रहे थे। जो लोग अपने घरों के बाहर रात को चौपाल लगाते, किस्से कहानियाँ बातें करते हैं, आमतौर पे बहुत सारे शहरों में होता है, बहुत सारा कल्चर हमारा एक जैसा है, तो वहाँ पे भी गप्पे मारते थे। लेकिन इस रात को हथौड़ा गैंग की वजह से वो सब डर कर घरों में ही सूरज डूबने के बाद दुबकने लगे। लेकिन इस विटनेस की गवाही से ये पता चला कि ये किसी साइको किलर का काम नहीं है और कातिल अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कई लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये पता चली कि जो भी आता है और ये जो मारता है, ये 2 से 5 के दरमियान में, रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के दरमियान में सारे इंसिडेंट हुए। और ये गाड़ी में आता है, ये भी नहीं कि पैदल आता है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद चूंकि उसने कहा कि उसके हाथ में हथौड़ा देखा, तो अगले दिन से ही पाकिस्तानी मीडिया में, अखबारों ने इस गुमनाम कातिल को नाम दिया हथौड़ा गैंग, और वहीं से ये नाम हथौड़ा गैंग पड़ गया। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ पता चली तो पहले तो हैरान करने वाली बात थी कि जो निशाना बनाया जा रहा है वो गरीब, मजदूर, अनजान, और कातिल जो है वो गाड़ी में आ रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुआ है। तो ये भी नहीं इससे पहले के जितने इंसिडेंट थे कि सिरफिरा, साइको, शराबी, उस टाइप का कोई मतलब नहीं, या नीम, पागल, दिमागी रूप से कमज़ोर, या ये है कि जो भी है वो अच्छे लोग हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, महंगे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। बट हथौड़े से गरीबों को निशाना बनाने का क्या मतलब। अब इसके बाद बातें शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि उस वक्त ज़ियाउल हक, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो इस तरफ लोगों का ध्यान लाना चाह रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये रूस की खुफिया एजेंसी KGB है, उसकी हरकत है।
कुछ ने कहा अफगान की जो खुफिया एजेंसी है वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तो अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन सबूत और गवाह कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कराची की पुलिस भी जो है इस केस को सॉल्व करने में नाकाम है। आखिर में फिर कहा गया कि ऐसे कातिल को डील करने के लिए किसी आर्मी बैकग्राउंड के शख्स को भेजा जाए। फिर बाकायदा आर्मी बैकग्राउंड से 3 लोगों की टीम गई, उसने कराची पुलिस को ट्रेनिंग दी। उनमें से ही एक को फिर वहाँ का चीफ भी बनाया गया और कहा गया कि आप कातिल को पकड़ो। अब तफ्तीश शुरू हो गई, कत्ल चलता रहा, करीब 100 का आंकड़ा पार कर गया, कातिल अब भी दूर है। इधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कहते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सरकार भी पुलिस से नहीं चाहती थी कि वो केस को खोले। अब ऐसा क्या राज हो सकता है? आम गरीब मजदूर लोगों को अगर कोई मार रहा है तो इससे पॉलिटिक्स या सरकार या उसकी कुर्सी पे क्या फ़र्क पड़ना है? या तो नेता हों, विपक्ष के नेता हों, बड़े लोग हों जिनसे कुछ आपकी दुश्मनी अदावत हो, बट यहाँ आम गरीब लोगों से सरकार वो मर रही है और उसके कातिल को बचाने का कोई तुक समझ में नहीं आता है। तो अब पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की। उसके बाद जांच करते करते एक नाम आया उनके सामने, और वो जो नाम आया, पहले तो जो चीज़ समझ में आई उनको वो ये थी कि एक पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन थी लीबिया की, और उस लीबिया की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक शख्स काम करता था जिसका नाम था मुअम्मार। अब उस वक्त लीबिया और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं थे। उसकी वजह थी जब अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था रूस की वजह से, तो अमेरिका को पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया और अमेरिका की मजबूरी भी थी। वो चाहता था कि रूस को अफगान से बाहर करे अमेरिका, क्योंकि 2 सुपर पावर एक साथ तो मिलेंगे नहीं। अब इसके लिए अफगानी उन लड़ाकों को जो रूस की सेना से लड़ सकें, अमेरिका ने हथियार और पैसे देने शुरू किए। उसी दौर में तालिबान खड़ा हुआ। तालिबान को खड़ा करने वाला अमेरिका था, क्योंकि रूस से लड़ने के लिए स्टूडेंट्स की यूनियन को खड़ा किया गया था। मैंने डिटेल में आपको कहानी सुनाई है इसकी। तो ये सारी चीज़ें थी कि उनको खड़ा किया जाए, पैसा दिया जाए, लेकिन ये है कि पड़ोस में ज़्यादा डायरेक्ट काम तो पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान की मदद ली तो पाकिस्तान ने भी, उस वक्त अमेरिका से रिश्ते ठीक ठाक थे, पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा था कि फ़ंड मिलेंगे, पैसे होंगे, बहुत सारी चीज़ें थी जो और अच्छी होंगी इकोनॉमी के तौर पर। तो पाकिस्तान खुलकर अमेरिका का सपोर्ट करने लगा। रूस इससे नाराज़ हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका की करीबी को लीबिया पसंद नहीं किया। उसका ये मानना था कि अमेरिका दुश्मन है और पाकिस्तान को एक मुस्लिम कंट्री के तौर पर अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तब लीबिया की उससे दुश्मनी थी और लीबिया इस पाकिस्तान के कदम से खुश नहीं था। अब इधर पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर ये हथौड़ा गैंग के लोग कौन है, क्या है। धीरे धीरे उनके इनपुट्स मिलने लगे इंटेलिजेंस के जरिए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाक लीबिया होल्डिंग, एक तरह का एक बैंक था जो इस्लामिक और उस पर्पस के लिए काम करते थे, और इसी बैंक से जुड़ा हुआ एक शख्स था अम्मार, जो लीबिया का सिटीजन था, और वो अक्सर कराची में ही रहता और कराची आता जाता था। तो कहीं ना कहीं उस गाड़ी इलाके, जब ये इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। तो अम्मार और अम्मार की गाड़ियों की मौजूदगी उन मौक़ों पर और उन मौक़े वारदात पर उसके सबूत मिलने शुरू हुए। अब पुलिस बेचैन ये थी कि कराची के ऐसे लोगों को, दबे कुचले गरीब, बेबस, मजदूर, मजबूर, लीबिया के लोग क्यों मार रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा उनको। कुछ जवाब नहीं मिल रहा। फिर उन्होंने ऊपर तक बात पहुंचाई। सरकार की तरफ से कोई तेज़ी या ऐसी कोई वो नहीं आई हरी झंडी कि आप करो, लेकिन फिर भी ये था कि इस सिलसिले को रोकना है। तो आखिर में बहुत सारे सबूत, जब ये मौका वारदात पर मौजूदगी और ये सारी चीज़ें हुई तो सबूत मिले कराची पुलिस को। इसका कराची पुलिस ने अम्मार को फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो करना शुरू किया तो पता चला कि जिस जिस दिन कराची में हथौड़ा गैंग ने अपने वारदात को अंजाम दिया, उस दिन अम्मार या उसके करीबी लोग एयरपोर्ट पहुंचते थे कराची के, और वहां से 2-3 लोग आते थे, और ये सारे पाकिस्तानी ओरिजिन के होते थे जो लीबिया में रह रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी मूल के पाकिस्तानी नागरिक, लेकिन लीबिया में काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो लोग आते और फिर जो रात की आखिरी फ्लाइट होती, उस फ्लाइट को पकड़कर या अर्ली मॉर्निंग की, वो वापस लीबिया चले जाते। अब जब एयरपोर्ट से लिस्ट निकालनी शुरू की गई
उसके बाद उनके ट्रैवल डेट को और कराची में हुए इंसिडेंट को टैली किया गया तो पता चला कि कराची में 2 अप्रैल 1985 से लेकर लगभग जून जुलाई 1986 तक अराउंड 100 जो कत्ल हुए हथौड़ा गैंग के जरिए, उन तारीखों पर लीबिया से फ्लाइट में लोग आए और आखिरी अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट से लौट गए। तो यहां एक कड़ी जोड़ रही थी। इसके बाद अब सबूत सब मिल गया, आखिरकार हरी झंडी ऊपर से मिली और फिर अम्मार को एक रोज पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अब अम्मार जो लीबिया का नागरिक था उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई। उसने रिटर्न में अपना स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में बाकायदा उसने कहा कि हाँ, हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान से वो आते हैं और ये पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानी हैं और हम ही लोग इन लोगों को मार रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमें अमेरिका से करीबी पाकिस्तान की पसंद नहीं, तो हम शहर को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। फिर उसने बताया कि इस मामले में, इस पूरी साजिश में एक वहाँ के खुफिया अधिकारी, जैसे अपने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो वहाँ के खुफिया अधिकारी, उसका नाम था इंस्पेक्टर लतीफ़, वो मदद करते थे लोगों को लाने में एयरपोर्ट से फिर एक्सेप्ट किया कि पिछले 1 साल में कराची में जितने भी लोगों की हथौड़े से मौत हुई है उसके लिए वो और उसके लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो अम्मार था, लीबिया का सिटीज़न, ये वहाँ पे एक डिप्लोमेट पासपोर्ट और उसके ज़रिए रह रहा था जिस पे आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे और ना वहाँ की सरकार पाकिस्तान की तब की चाहती थी। उसको गिरफ्तार किया गया, खबर पहुँची लीबिया एम्बेसी, पाकिस्तान की सरकार, हुक्मरान तक, और बिना किसी एक्शन के, बिना किसी कार्रवाई के, जिसने और जिसके इशारे पर कराची के 100 बेकसूर लोगों की जान गई, उसे सिर्फ बैड मैन यानी बुरा शख्स कहकर पाकिस्तान से लीबिया डिपोर्ट कर दिया गया। लीबिया में वो आज़ाद, कोई सज़ा नहीं, कोई उसके खिलाफ मुकदमा नहीं। तो आज भी ये सवाल उठता है वहाँ के सत्ता के गलियारों में, उस वक्त के पुराने पुलिस अफसरों में कि ऐसी क्या बात थी, सरकार की क्या मजबूरी थी जो ऐसे खूंखार की सीरियल किलर, जिसके और जिसके लोगों ने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली, उसे कोई सज़ा नहीं दी गई बल्कि उसको वापस लीबिया भेज दिया गया। इसके पीछे का मकसद, साजिश हमेशा के लिए एक राज रहा है, इस पर कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यह है कि जब अम्मार की गिरफ्तारी हुई और उसे भेज दिया गया, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद फिर कभी कराची में किसी हथौड़ा गैंग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, न किसी की जान गई। तो फिर ये मान लिया गया कि कराची में जो कुछ हुआ 1 साल के अंदर वो हथौड़ा गैंग की ही कारस्तानी थी। लेकिन मकसद क्या था, ये आज भी एक राज है और शायद इस राज को जो बेहतर जानते हैं वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे पाकिस्तान में या बड़े अफसर थे। फिर उस रॉड के ज़रिए वो उसके जिस्म को बड़ी तकलीफ़ देता है और आखिरकार उसे जब लगता है कि केन मर चुकी है तो वहाँ से निकलता है और चला जाता है। मर जाने से पहले उसने बाकायदा धड़कनें भी सुनने की कोशिश की और उसे यकीन हो गया वो मर चुकी है, लेकिन केन ज़िंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। बाद में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और 10 दिन तक वो अगले कोमा में रही और ठीक होने के बाद भी फिर उसके बहुत सारे जो पार्ट्स थे शरीर के, उन्होंने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी जान बच गई। उसकी जान बचने की बात बंडी को भी पता चल जाती और उसे बड़ा गुस्सा आता अपने आप पर कि उसने पहला अटेम्प्ट किया और जिसे हम सोचा था कि मार देंगे वो मरी नहीं, जिंदा है। तो इस बात को लेके उसको बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से के बाद उसने कहा कि इस बार जो भी करेंगे वो फाइनल होगा और सामने वाले को मारेंगे। फिर इसने एक दूसरी लड़की को करीब महीने भर के अंदर अपना शिकार बनाया। ये टेड उसके घर पे गया, वो अकेली थी, उसने उसके सर पे फिर हमला किया और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की, रेप किया और फिर रेप करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इस बार लड़की की मौत हो चुकी थी। अब वो तीसरा शिकार ढूंढता है। चूँकि मैंने जैसा बताया कि गुड लुकिंग, हैंडसम, तो कई बार ये सड़क पे मदद भी करता। तो एक बार लिफ्ट लेने के नाम पे एक लड़की ने मदद मांगी, टेड ने लिफ्ट दी, लेकिन फिर
कार में ही उसके साथ उसको सर पे मारा, बेहोश किया, फिर सुनसान जगह पे ले जाकर एक जंगल में उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद वो सर उसने अपनी कार में रख लिया और घर ले गया। ये तीसरा कत्ल था। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा सिलसिला चलता रहा। इधर लड़कियों का एक तरीके से ही जो कत्ल होने का सिलसिला था, तो थोड़ी सी शहर में बेचैनी भी फैली और ये भी हुआ कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट हुई, एक्टिव हुई, लेकिन तब तक ये फिर दूसरे स्टेट पहुंच गया, वहाँ इसी तरीके से हरकतें करने लगा। तो एक के बाद एक जब लाशों की तादाद बढ़ती रही, तब पुलिस के ऊपर प्रेशर आया। फिर पुलिस ने कहा कि हम पूरे पहले मामले से लेकर आखिरी मामले तक पूरी तफ्तीश करेंगे। इसी दौरान एक लड़की थी, एक बार पुलिस वाला बन के उस लड़की के पास गया और इसके पास एक हथकड़ी थी, हैंडकफ, और उसने उस लड़की के हाथ में हथकड़ी बांधी और उसके मारने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो लड़की किस्मत वाली थी जो उसके चंगुल से बच के भाग गई और पुलिस में रिपोर्ट लिखाया। इसने अब तक जितने मर्डर किए थे उनमें ज़्यादातर में इसने कत्ल करने के बाद मुर्दा लाश के साथ ज़बरदस्ती की, उनका रेप किया। तो वो लड़की जो थी, जो बच गई, वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाती है और उसके ज़रिए ये पता चलता है कि बीच में उसने टेड नाम सुना, तो पुलिस को बताती है सिर्फ टेड, इतना ही नाम बताती है, और कार के बारे में बताती है। कार था फॉक्सवैगन। तो अब दो चीज़ें थी पुलिस के पास सारे केसेस की कड़ियों को जोड़ने के लिए कि एक जो कातिल है वो फॉक्सवैगन कार में है और दूसरा उसका एक नाम टेड है। पुलिस ने अलग अलग स्टेट के कई शहरों में, ख़ासतौर पे सबसे पहले जहाँ शुरू हुआ था बर्लिंगटन, वहाँ पे जितने भी फॉक्सवैगन जिन जिन के नाम पे रजिस्टर्ड थी उन सब की लिस्ट निकाली और सोची कि कितनी सारी ऐसी हज़ारों गाड़ियाँ होंगी रजिस्टर्ड, और उनके ज़रिए कातिल तक पहुंचने की कोशिश की, नाकाम रही। दूसरा एक नाम टेड, उस शहर में जितने भी टेड नाम के लोग थे उनकी लिस्ट निकाली गई। कहते हैं उस लिस्ट में 4 जगह पे टेड बंडी का नाम आया, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई किसी वजह से, शायद जांच पूरी तरह से सच नहीं थी। पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती, इधर टेड बंडी के शिकार की तादाद बढ़ती रही। एक बार अचानक ये गुजर रहा था किसी सड़क से, ट्रैफिक पुलिस वाले ने नॉर्मल रोका कार की चेकिंग के लिए। इसने गाड़ी रोकी, पुलिस वाले ने उतारा, कार की तलाशी ली। कार के अंदर से कुछ अजीब चीज़ें मिली जिससे इस पर शक हुआ। लड़की के बाल थे, लड़की के अंडरगारमेंट्स थे, चाकू था, मास्क, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के कार में बरामद होना उस पुलिस वाले को के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन अपने सुपीरियर को बताया, उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, लेकिन कोई लिंक नहीं जोड़ पाया। मतलब ये पुलिस के हाथ आया, लेकिन फिर भी पुलिस इसका कुछ कर नहीं पाई और ये चला गया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इसको पुलिस पकड़ती है और इस बार ये था कि इसने किसी को कार बेची थी और उस कार को जिसने ख़रीदा, उसे उस कार को लेने के बाद उसमें कुछ डाउट हुआ तो उसने बताया पुलिस को कि हमने इस शख्स से ख़रीदा है। फिर पुलिस इस तक पहुंचती है, इसको उठाती है। उस वक्त एक पुलिस अफसर था जिसको उस लड़की के बारे में याद था जिसके हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी, उस पर अटेम्प्ट किया गया था और वो बच निकली थी। पुलिस उस लड़की को बुलाती है और टेट का आमना सामना उससे कराती है। जैसे ही टेट का आमना सामना होता है, लड़की फ़ौरन पहचान जाती है कि ये वही शख्स है जिसने मेरे साथ एक रात मुझे मारने की कोशिश की, रेप करने की कोशिश की। इसके बाद टेट को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब जितने अब तक उस शहर में और अलग अलग स्टेट में रेप हुए और कत्ल हुआ, उन सब के DNA सैंपल, बाकी चीज़ें सब जो रखा गया था प्रिजर्व करके, उनसे टेट का मिलान कराया जाता है। शुरुआती तौर पे 3 लड़कियों के सैंपल जो है वो टेट से मिल जाते हैं। इसका मतलब ये था कि इन लड़कियों के कत्ल और रेप में टेट इन्वॉल्व था। उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद अब वो मुंह खोलना शुरू करता है। उसे ये पता था कि अब उसको सज़ाए मौत होगी, लेकिन पुलिस को उलझाने के लिए और मामला टालने के लिए वो एक एक करके अलग अलग कत्ल के राज खोलता था। अब जिस कत्ल के बारे में वो नया खुलासा करता, जाहिर सी बात है कि पुलिस को लेकर उस स्पॉट पे जाने, उस जगह पे जाना जहाँ लाश फेंका वहाँ जाना है, तो इन सब चीज़ों में वक्त लग रहा था और वो एक एक कर अपने पत्ते खोल रहा था, जैसे अभी निर्भया की फांसी को लेकर पत्ते खोलते हैं। तो इसमें पूरा वक्त बीतता जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी के बाद ये
1974 से 78 में ये पकड़ा गया और 78 में गिरफ्तारी के बाद अब एक एक कर ये धीरे धीरे एक एक करके अपना बताता कि मुझे याद आ रहा मैंने ये कत्ल किया, फिर पुलिस जाती, फिर इस तरह करते करते इसने 36 कत्ल का खुलासा किया। इसके बाद इसने खुद कहा कि ये अभी कुछ नहीं, आधा भी नहीं है, ये आंकड़ा 100 के पार जाएगा। लेकिन अब पुलिस को लगा कि ये बहुत डिले करवा रहा है। इस दौरान में इसने वकील लेने से भी मना किया। अब मुकदमा शुरू होता है। मुकदमा शुरू होने के दौरान एक दिन अपनी ही मुकदमे की पैरवी के लिए लाइब्रेरी में पढ़ाई जाने के नाम पे करने के ये लाइब्रेरी से भाग जाता है, लाइब्रेरी के विंडो से। भागने के बाद हालांकि 7 दिन बाद दोबारा पकड़ा जाता है, फिर इसे लाया जाता है, फिर जेल में रखा जाता है। जेल में रखने के दौरान एक बार ये अपने जेल के सेल से ही दूसरी बार भागता है और इस बार जब भागता है वो, तो इस बार भागने के बाद वो फिर क्राइम करता है। एक ही रात में ये जब जेल से भागा तो वहाँ पे एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में ये दाखिल होता है जेल से भागने के बाद सीधे उसी रात। और उस गर्ल्स हॉस्टल में जाने के बाद ये पहले एक लड़की का कत्ल करता है, फिर उसके साथ रेप करता है, फिर दूसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको मारता है, सॉक से, मोजा से वो उसका गला घोंटता है, फिर तीसरी लड़की के कमरे में जाता है, उसको बुरी तरह इंजर्ड करता है और वहाँ से भागता है, फिर चौथी लड़की के कमरे में जाता है, फिर 5वीं के जाता है और उसके बाद उस हॉस्टल से बाहर निकलता है। उस हॉस्टल के बराबर में एक घर था सुनसान, वहाँ एक और लड़की थी, उस लड़की पे भी इसी तरीके से अटैक करता है। तो जेल से भागने के बाद एक रात में 6 लड़कियों पे ये हमला करता है, जिनमें से 3 की मौत हो जाती है और वहाँ से ये भागता है। लेकिन इसके 10-12 दिन के बाद ये फिर पुलिस के हाथ चढ़ जाता है। तो कस्टडी में आने के बाद भी ये रेप करता है और कत्ल करता है। खैर पुलिस इसे पकड़ती है। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। वहाँ की अदालत इसे 36 कत्ल के मामले में सज़ाए मौत देती है। बाकी का ये कहा जाता है कि जो 100 कत्ल के बाद इसने अपनी लिस्ट बताई थी उसमें और वक्त लगेगा, तो इतने ही कत्ल इसके गुनाहों के अंजाम तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। फिर ये इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती और इसके सारे पुख्ता सबूत और इसको देखते हुए ये कहा जाता है कि सज़ाए मौत होगी। तारीख फिक्स नहीं हुई थी। अब टेड बंडी जो है ये जेल में है और फ्लोरिडा की ये जेल में था, फ्लोरिडा स्टेट की, लेकिन फांसी की तारीख तय नहीं हुई थी और ये जेल में था। इसी दौरान में 2 पुलिस अफसर, रॉबर्ट और डेव, इनका काम था एक और सीरियल किलर जो कि वॉशिंगटन और उसके आसपास ही काफ़ी उसके मतलब खौफनाक एक तरह से हो चुका था, लोगों में बड़ी दहशत थी। और वो ज़्यादातर जो वैश्याएँ थीं या फिर डांस बार में काम करती थीं, ऐसी लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। और उस वक्त तक अलग अलग ऐसे करीब 50 के आसपास कत्ल हो चुके थे, बट वो हाथ नहीं आ रहा था। उसका कोई नाम भी नहीं था, कोई चेहरा भी नहीं था। उसको लोग ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानते थे, इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन में जो किंग काउंटी, वहाँ की एक नदी है ग्रीन रिवर, ज़्यादातर जो लाशें मिली उस ग्रीन रिवर में मिली लड़कियों की। ये कत्ल करने के बाद हर लाश को ग्रीन रिवर में बहा देता था और उस ग्रीन रिवर से एक एक कर लाशें मिल रही थी। तो जब टेड बंडी को मौत की सज़ा हो गई, ये जेल में था और ये फ्लोरिडा की जेल में था, तो इन 2 पुलिस अफसरों को लगा कि जितना खौफनाक और खूंखार ये है और जिस तरीके से ये भी सिर्फ लड़कियों का कत्ल करता है, फिर रेप करता है, फिर डेड बॉडी के साथ रेप करता है, और वही चीज़ उस दूसरे केस में, ग्रीन रिवर के केस में भी आ रहा था कि उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यह कि मौत के बाद भी उनके साथ ज़बरदस्ती की गई। तो इन दोनों पुलिस अफसरों को लगा कि एक सीरियल किलर हो सकता है दूसरे सीरियल किलर के बारे में कुछ जानकारी रखता हो। तो इन दोनों ने जेल में जाकर मिलने का फैसला किया, टेड बंडी से मुलाकात की। पहली कुछ मुलाकात बेकार रही। टेड बंडी इनको एक तो कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या बताऊं, और उसने ये बताया कि वो इस ग्रीन रिवर नाम के किसी कातिल को नहीं जानता है और वो जानता भी नहीं था। बट रॉबर्ट और डेव ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार उससे बात करते रहे। अब उन्होंने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तुम इतने मतलब ऐसे सीरियल किलर हो जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो वो अपनी तारीफ सुन के भी खुश हुआ और तुमने ऐसा ऐसा किया, कभी पकड़ में नहीं आए। तो एक सीरियल किलर दूसरा भी है, अगर वो तुम्हारे जगह होता तो क्या करता, या क्या तुम भी वैसे ही करते थे?
तो पहले ये हंसा टेड बंडी और बोला कि मेरा कंपैरिजन किसी और से मत करो, सब बेवकूफ़ हैं, मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। फिर इन दोनों पुलिस अफसर ने उसको ग्रीन रिवर के कत्ल की कुछ कहानियाँ सुनाई। तो एक दिन वो अचानक कहता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा किलर है। तो जब ये लाइन बोली तब इन दोनों को कुछ उम्मीद जगी कि शायद इसमें कुछ ये बता सके, कुछ मदद कर सके। लेकिन एक चीज़ अब तक की पूछताछ में क्लियर हो चुका था और वो ये कि ये ग्रीन रिवर को नहीं जानता है। लेकिन पुलिस ने अब इसके ज़रिए कि एक सीरियल किलर के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या करता है, उस ग्रीन रिवर सीरियल किलर को पकड़ने का फैसला किया। अब इसके बाद जब इन दोनों ने ये फैसला किया तो अब उससे लगातार अलग अलग पूछताछ करते रहे। वक्त बीतता रहा, वो कुछ बताता नहीं। एक दिन जब उसने कहा कि ये मेरे जैसा सीरियल किलर, तब उनको पहली बार ये उम्मीद जगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये कत्ल करते हो या तुम लाश के साथ, बॉडी के साथ रेप करते हो, तो ये सब तुम क्यों करते, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तब उसने कई चीज़ें कही, और ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं बल्कि मेरे ख्याल में सारे पुलिस और जो सीरियल किलर है उनकी माइंड क्या होती है, सोचते क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। तो उसने जो 2-3 खास चीज़ें कही, उसने एक कहा कि हर सीरियल किलर जिसका कत्ल करता है उसकी बॉडी पे उसको अपना अधिकार मानता है कि ये लाश मेरा है और मेरा इस पे अधिकार है। नंबर 2, वो जो खून है और जो उसकी गंध है वो उसको एक तरह का नशा देती है। और जो लाश है जो सड़ चुकी होती है, वहाँ पे खड़े रहना सबसे चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन अगर वहाँ पे भी आप खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर विजेता हैं। इस तरह की चीज़ें उसने बोली। टेड बंडी की एक ये भी चीज़ थी कि 36 जो कत्ल की बात जिसके लिए सज़ा हुई, 12 लड़कियों के इसने सर काट कर अपने घर में भी रखे थे और कई बार उन सरों को साथ रख के बिस्तर पे सोता था। उसने बताया वो इसलिए क्योंकि इन सरों में वो अपनी कामयाबी देखता था और उसे लगता था ये सर नहीं बल्कि ट्रॉफी है। तो जब सारी चीज़ें पता चली और उससे अच्छी पूछताछ हुई, तब उसने कहा कि हर सीरियल किलर लाश पे अपना अधिकार मानता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ क्लू नहीं मिल रहा था और बात ऐसे ही जा रही थी। तभी एक दिन अचानक उसने कहा कि जो सीरियल किलर जैसे मैं हूँ, मैंने हर कत्ल के बाद उस जगह का दोबारा दौरा किया जहाँ पे मैंने या तो लाश फेंकी या मैंने ठिकाने लगाई। तो रॉबर्ट और डेव के कान पहली बार खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि एक सीरियल किलर के लिए जो स्पॉट है जहाँ पे वो लाश फेंकता है वो किसी तीर्थ स्थान जैसा होता है। ये लाइनें उसकी, और वो उसका दोबारा वहाँ पे जाना ज़रूर चाहता क्योंकि उसे लगता है कि ये उसकी विक्ट्री है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और वो जाकर वहाँ देखना चाहता, वहाँ की उस मट्टी, वहाँ की उस चीज़ की गंध लेना चाहता है। तो इसने बताया कि मैंने जितने भी कत्ल किए, मैं हर उन जगहों पे दोबारा ज़रूर गया हूँ। तो बोला अगर वो मेरे जैसा ही, इस कहानियों से लगता है कि ग्रीन रिवर भी मेरे जैसा ही कातिल है, तो 100% वो स्पॉट पे दोबारा गया होगा और हर जगह गया होगा। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक पुलिस अगले कत्ल का इंतज़ार करे या फिर पुलिस जो पहले कत्ल हो चुका है अभी हाल में वहाँ पे जाकर निगरानी करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लास्ट कत्ल की निगरानी करेंगे। तब टेड बंडी कहता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अगर पुरानी लाश है और बहुत ज़्यादा पहले कत्ल हो चुका है तो तुम वहाँ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। किसी ताज़ी लाश के पास जाओगे और तुम वहाँ नज़र रखो दूर से, वो पक्का आएगा। इन दोनों में एक सिमिलरिटी यही थी जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कत्ल करने के बाद रेप करते थे और सेम ग्रीन रिवर के साथ के केसेस में हुए थे। तो जब इसने कहा कि तुम जो हाल में जिसका कत्ल हुआ, जिस जगह पे बॉडी मिली है या बॉडी है, अगर तुम वहाँ निगरानी सिर्फ रखो तो वो आएगा। रॉबर्ट और डेव ने इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लिया। उसके बाद सारे केस की उन्होंने तफ्तीश शुरू की। इसी दौरान एक खबर आई, एक जंगल में एक लड़की की लाश मिली, उसी तरीके से मारी गई और उसके साथ भी वैसे ही सब कुछ हुआ। रॉबर्ट और डेव उस जगह पे अपने लोगों को सादी वर्दी में छुपा देते हैं और इंतज़ार करते हैं टेड बंडी की उस लाइन पे कि कातिल ज़रूर उस मौका वारदात पे दोबारा आता है। पहले 2 दिन बेकार जाते हैं, तीसरे दिन रात को एक शख्स वहाँ पहुँचता है और इसके बाद पुलिस उसे पकड़ती है। जब पकड़ती है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं, उसका नाम
एक्चुअल में गैरी रिजवे है। गैरी रिजवे जिसको मीडिया ने और बाकी लोगों ने ग्रीन रिवर किलर का नाम दिया था। इस दौरान में टेड बंडी को 24 जनवरी 1989 को फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन में इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाकर, यानी कि जो बिजली का झटका देकर सजाए मौत दे दी जाती है। उसकी मौत के बाद इसी दौरान में जो गैरी रिजवे है ये पुलिस के हाथ आ जाता है, और उस टेड बंडी के उस चीज़ के वजह से जो एक उसने सुराग दिया था कि एक कातिल मौका वारदात पर ज़रूर आता देखने के लिए, और यही चीज़ पुलिस के लिए काम कर गई, और इस तरीके से एक सीरियल किलर की बदौलत दूसरा सीरियल किलर पकड़ा गया। अब जो ग्रीन रिवर है गैरी रिजस, इसके ऊपर मुकदमा शुरू होता है। टेड बंडी का केस इसे मालूम था, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। इसने चालाकी की, इसने करीब 50 कत्ल की बात मानी सारी औरतों और लड़कियों की, लेकिन अदालत ने, जो अमेरिका में कई स्टेट में ऐसा है कि अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाती है, जैसे डेथ पेनल्टी से नीचे लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो इसने अपने गुनाह को कबूल किया 50 के करीब आसपास के कत्ल को। हालांकि डीएनए के ज़रिए उसमें से बहुत कम मैच किया, लेकिन ये था कि काफ़ी ज़्यादा था वो भी कत्ल की तादाद। लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए इसको सज़ाए मौत नहीं मिली, बल्कि 440 साल की सज़ा हुई शायद, मतलब उम्र कैद, जब तक ज़िंदा है जेल में रहेगा। साथ में एक शर्त ये भी लगाई गई कि जब तक ज़िंदा जेल में रहेगा, इस दौरान में कभी इसको पेरोल पे भी बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब ये एक बार जेल के अंदर गया तो फिर बाहर कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में किसी भी कानूनी उसका फ़ायदा उठाकर ये कभी बाहर नहीं आएगा, जैसे पेरोल हो गया, फरलो हो गया, ये नहीं आएगा। तो उसके बाद से ये जेल में है गैरी रिजवे उर्फ ग्रीन रिवर किलर, और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। तो ये थी कहानी कैसे एक सीरियल किलर जिसके बारे में आज भी कहते हैं कि इसके नाम 100 से ज़्यादा कत्ल है, लेकिन रिकॉर्ड पे 36 ही है। तो 100 कत्ल करने वाला एक 50 कत्ल करने वाले दूसरे सीरियल किलर को पकड़वाने में मदद करता है, क्योंकि उसकी सोच और उस सीरियल किलर की सोच लगभग एक जैसी थी, और इस सोच को पुलिस ने सोचा और फिर उस तक पहुंची। अब मैं आगे सवाल जवाब लूँ उससे पहले 2 चीज़ें बेहद अहम। पहली, आज अपनी क्राइम तक फैमिली के एक शख्स में पढ़ा तो मुझे हंसी भी आया, आप लोग भी अभी हंसेंगे। सचिन प्रताप सिंह चौहान, इन्होंने मेल में लिखा है, वर्सेस शिवानी प्रताप सिंह चौहान। इन दोनों की शादी है, और इन्होंने कहा आज हमारी शादी है और आज हम दोनों कहानी आपकी लाइव सुनेंगे। तो पहले सचिन और शिवानी, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों हमेशा खुश रहें, शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा अच्छी रहे। लेकिन सचिन भाई, ये आज शादी है तो आज के दिन लोग मिलते हैं, वर्सेस नहीं होता है। तो सचिन वर्सेस शिवानी है, पता नहीं आपने मजाक में लिखा क्या, लेकिन बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। दूसरी एक हमारी क्राइम तक फैमिली की मेंबर हैं प्रीतवंतिका, आज इनका हैप्पी बर्थडे है। ये लंदन में है और इन्होंने बड़ा खूबसूरत मेल लिखा है। 8 साल का इनका एक बेटा है मौन, और एक बिटिया है भक्ति, और ये तीनों मिलके साथ बैठ के कहानी सुनते हैं। तो थैंक यू प्रीतवंतिका और मौन, भक्ति, तीनों का, और हैप्पी बर्थडे आपको, हमेशा खुश रहें। तो आसिम शुरू हो जाओ। सर, नताशा है सर, ये कहानी परफेक्ट एग्जांपल है किसी भी सीरियल किलर की साइकोलॉजी समझने के लिए। नताशा, बिल्कुल, मैं बल्कि इस चीज़ का मानने वाला हूँ कि एक, इसलिए कई बार जब कोई क्रिमिनल पकड़ाता है, जैसे दिल्ली में एक सीरियल किलर पकड़ाया था, मैं उसके साथ 2-2.5 घंटा सिर्फ इसलिए बैठा, इंटरव्यू तो मेरा ख़त्म हो गया था आधे घंटे में, कि मैं उसके साथ बातचीत करके भी उसको समझने की कोशिश करूं। उसकी आंखें, वो कैसे देखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे घूरता है, कैसे उठता है, और क्या सोचता है। तो क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक आप दिमाग को नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है कि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल के बारे में शायद हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन लोगों की सोच एक जैसी होती है। और ये बस एग्जांपल है कि एक सीरियल किलर की सोच दूसरे सीरियल किलर को, एक छोटी सी बात थी कि वो स्पॉट पे वापस ज़रूर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उसने जो किया है, और चूँकि तभी जाएगा जब वो पकड़ा नहीं गया है। तो उसको अपनी कामयाबी का एक घमंड भी होता है, और वो देखने के लिए देखो मैंने इतना सब कुछ कर दिया, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, और वो उस जगह। कई साल तक इस केस की जाँच की गई, करीब 35 साल के बाद 2004 में आखिरकार इस केस को बंद करना पड़ा। लेकिन फिर 2 साल के बाद इसको रीओपन किया गया। फिर एक कातिल अचानक सामने आता है, उसकी जांच होती है, लेकिन पता चलता है कि वो कातिल है नहीं,
जो FBI अमेरिका की एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस तक ने इस मामले में लोकल पुलिस की मदद की और कातिल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन FBI की नाकामी के लिस्ट में जो बहुत सारे केसेस हैं उनमें से एक केस ये भी है, क्योंकि FBI भी इस केस को सॉल्व नहीं कर सकी। इस पूरी कहानी में 2-3 चीज़ें अहम हैं। इसमें कातिल जब कत्ल करता तो वो 2 चीज़ों का ख्याल रखता। एक कि उस कत्ल की पब्लिसिटी हो, लोग उसके बारे में जाने। दूसरा, वो ये भी कोशिश करता कि लोग उसके बारे में जाने लेकिन उसको ना जाने, उसकी असलियत सामने ना आए। तो इसके लिए उसने 2 रास्ते चुने। पहला, वो न्यूज़पेपर को लेटर भेजता गुमनाम, और दूसरा, कत्ल के बाद वो खुद पुलिस को कॉल करता और कहता कि मैंने ऐसे ऐसे कत्ल किए। एक बार तो न्यूज़पेपर को लेटर भेजने के साथ उसने एक पैकेट भेजा था और उस पैकेट में जिसको उसने मारा था उसके खून से सने हुए कपड़े भी भेज दिए थे न्यूज़पेपर को। लेकिन इस कातिल का असली नाम क्या है, कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन जो उसने लेटर लिखे और उस लेटर में ये पहेली बुझवाता था, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करता था जो जैसे कुछ लकीरें हो गई, कुछ अलग साइन हो गए, और कहता था कि अगर तुम इनका मतलब ये खुफिया मजमून टाइप का है, खुफिया शब्द है, इनका अगर तुमने मतलब पकड़ लिया तो तब तुम मुझे पकड़ सकते हो। कहते हैं कि ऐसे 400 से ज़्यादा इसने ऐसे वर्ड्स भेजे थे खुफिया, जिसको डिकोड करने का उसने चैलेंज किया था पुलिस को, बाकी लोगों को। लेकिन उनमें से शायद 18 को छोड़ के कभी उसकी खुफिया कोड को डिकोड किया ही नहीं जा सका। यहाँ तक कि हालत यह है कि जो उसने लेटर भेजे न्यूज़पेपर और तमाम पुलिस को फ़ोन किया, उससे ज़रिए ही उसका नाम पता चला। अब जाहिर सी बात है वो नाम भी फर्जी होगा, लेकिन उसने अपना नाम जो भेजा था वो नाम था ज़ोडिएक। इस पर कई फिल्म भी बनी है, आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो वो साइन था, एक ज़ोडिएक एक सन साइन है, तो उसने अपना ये कोड नेम रखा था ज़ोडिएक। तो कुछ लेटर जो उसने भेजा उसमें ज़ोडिएक का या तो जेड साइन करता था या फिर ज़ोडिएक का साइन बना देता था। इस कहानी की शुरुआत होती है 69 में। 1969 में, और कहानी के जो पूरे जो ज़मीन है कहानी की, जहाँ पे ये सब कुछ होता है, वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक जगह है वहाँ पे। और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के पास एक शहर है बेनिसिया। 20 दिसंबर 1968 ये पहली चीज़ हुई थी जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो रिपोर्ट लिखी गई थी। इस बेनिसिया शहर में 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट, जिनमें से एक का नाम था डेविड और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी बेटी, ये दोनों एक कार में स्कूल के बाद निकले। दोनों चुके लवर थे। इसके बाद कार एक जगह पे सन्नाटे में रोक के और दोनों गाड़ी में बातचीत कर रहे थे। तभी एक दूसरी कार इनके पास आती है। कार से एक शख्स उतरता है। उतरने के बाद अचानक उसके हाथ में एक पिस्टल था। वो डेविड और जो बेटी थी उसकी तरफ देखता और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता, बिना कोई बात किए हुए, बिना कुछ पूछे पाछे। बेटी जो डेविड था वो गाड़ी में गोली उसको जब लगती है तो वो तो गाड़ी के अंदर ही दम तोड़ देता है। लेकिन बेटी उससे बच के किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है गाड़ी से उतरकर। तब ये पीछे से उसको भागते हुए 5 गोली मारता है और 5 गोली लगने के बाद बेटी भी दम तोड़ देती है। उसके बाद ये शख्स अपनी गाड़ी में बैठता और चला जाता है। बाद में कुछ अजनबी उस गाड़ी को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 2 कत्ल की बात सामने आती है। कातिल कौन किसी को नहीं मालूम। इसके करीब कुछ महीने बाद 4 जुलाई को इस जगह पे जहाँ पे डेविड और बेटी को गोली मारी गई थी, सिर्फ 5 किलोमीटर वहाँ से दूर एक वहाँ पे शहर का एक मशहूर गोल्फ कोर्स है, उसके नज़दीक एक और कपल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। इनकी भी उम्र 19 और 22 साल के दरमियान थी। डेविड और बेटी की भी उम्र ऐसी थी, 19 और 21 साल के दरमियान। इनकी भी वैसे ही थी। तो ऐसे ही इसमें जो थे ये डार्लिन और एक मैथ्यू, ये दोनों भी लवर थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। तभी अचानक एक गाड़ी फिर इनके करीब आके रुकती है
और एक शख्स इनके, ये शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा लगभग हो गया था, टॉर्च की रोशनी मारता है। फिर इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वो अंधाधुंध कार के अंदर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जो लड़की थी डार्लिन, वो मौके पर ही दम तोड़ देती है। लेकिन माइकल जो है वो किसी तरीके से वहाँ पे कोशिश करता है बच के भागने की। हालांकि उसके चेहरे, गर्दन और सीने पे गोली उसके भी लगी, लेकिन उस गोली को लगने के बावजूद माइकल की मौत नहीं होती। वो सीरियस हो जाता है लेकिन मरता नहीं है, जिंदा बच जाता है। इसके बाद ये शख्स पहली बार जो पुलिस है वहाँ की, उसको एक फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे ये कत्ल किया है। उसकी नज़र में उस वक्त था कि ये दोनों मर चुके हैं, लेकिन जो माइकल था वो बच गया था, तो उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो बच जाएगा। तो उसने कहा मैंने अभी भी इस जगह पे 2 कत्ल किए गोल्फ कोर्स के पास, और इससे पहले मैंने इतनी तारीख को 2 और कत्ल किए थे उस गाड़ी में, और तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और वो पुलिस का मजाक उड़ाने लगा। अब उसके फ़ोन के बाद पुलिस की हवा ख़राब हो जाती है, और पहली बार फिर पुलिस इन दोनों कत्ल की जो अलग अलग थे उनको एक साथ जोड़ के देखती है। और एक चैलेंज किया था किसी ने पुलिस को, तो वैसे ही पुलिस थोड़ी और भी बौखलाई हुई थी कि ऐसा कौन हो सकता है। लेकिन पुलिस अभी तफ्तीश करती, जांच आगे बढ़ाती, इससे पहले एक और अजीब चीज़ होती है। इस 2 कत्ल के अगले ही दिन वहाँ के 3 लोकल न्यूज़पेपर के पास एक पैकेट आता है, और उस पैकेट में एक गुमनाम चिट्ठी थी, और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि शहर में अभी 12 कत्ल और होने हैं, और मुझे वो कातिल मैं हूँ। और उसके साथ साथ उसने जो चीज़ लिखी थी उसमें लिखा था कि मुझे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि जो जंगली जानवर हैं उनसे ज़्यादा इंसानों को मार के खुशी होती है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई जानवर नहीं है। उसने ये भी लिखा कि मैं इसलिए इन लोगों को मारता हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊँगा तो जो लोग मेरे हाथों से मारे जाएंगे वो सब स्वर्ग में मेरे ग़ुलाम होंगे। तो मैं ऐसे ग़ुलामों की लंबी लिस्ट चाहता हूँ, और इसीलिए इन लोगों को एक एक कर मार रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तो मेरे ग़ुलामों की तादाद ज़्यादा हो, जो मेरे इशारे पे वहाँ काम करेंगे। उसके बाद इसने उसमें जो लेटर लिखा उसमें कुछ ऐसे इसने अलग अलग गुप्त साइन भेजे, आड़ी तिरछी, कोई सर्किल, कोई स्क्वायर। और उसने ये भी कहा कि ये जो पूरा कोडेड जो हम भेज रहे हैं तुमको, ये एक तरह के कोडेड मजमून है। अगर तुम इस मजमून को पढ़ लो, समझ लो, मेरे ये जो इशारे में बात कह रहा हूँ, तो तुम मुझ तक पहुँच जाओगे, और अगर नहीं समझ पाए तो फिर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। इसने ये लेटर भेजा, और उस लेटर की सबसे ख़ास बात यह थी कि उसने ये लिखा कि अभी मुझे 12 कत्ल और करने हैं, और अगर ये मेरा लेटर अखबार के पहले पन्ने पे, फ्रंट पेज पे नहीं छपा तो फिर मैं और कत्लेआम करूँगा। तब न्यूज़पेपर को जब ये मिला तो फिर उनकी भी वो हुई कि क्या करें, अगर ना छापें तो वो कहीं और बेकसूरों को ना मारे। तो पहली बार ये लेटर मजबूरी में, हालांकि इसके छापने से पैनिक भी फैल सकता था, लेकिन फिर अखबार ने फैसला किया कि अगर ये वाकई सच में यही कातिल है तो फिर ये और ऐसा कत्ल ना करे। तो उसके मजमून, उसके लेटर को, उसकी धमकियों को अखबार ने छापा। छापने के बाद पहली बार लोगों को इस गुमनाम कातिल के बारे में पता चला। इसके बाद उसने कुछ और लेटर भेजे, फिर उसने खुद ही अपना नाम का खुलासा किया, और वो नाम का खुलासा ऐसे था कि उसने जेड बनाया और जोडियक लिखा। तो उसने अपना एक कोड नेम दिया जोडियक, और उस जोडियक के ज़रिए उसके बारे में लोगों को पहली बार जानकारी मिली। और उसका ये भी कहना था कि जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ अलग अलग तरीके से, उसको आप डिकोड कर लो तो मुझ तक आ जाओगे, उसको डिकोड नहीं करोगे तो मुझ तक नहीं आओगे। पुलिस ने, लैंग्वेज एक्सपर्ट ने, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसके मैसेज को कभी कोई समझ ही नहीं पाया। इस बीच में थोड़ा दिन बीतता है, अखबार में भी खबर छप गई, फिर पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 27 सितंबर 1969 की डेट आ जाती है। इस बीच जोडियक ने 2 और कत्ल कर दिए थे, और इस बार भी दोनों कपल थे जो सुनसान जगह पे थे, और
उनको इस बार पहली बार अब तक जो कत्ल किए उसने वो गोली से किए थे, पिस्टल से किए थे। ये दोनों पहला कत्ल था जो उसने खंजर से किए थे, चाकू से किए थे। और इस कत्ल को करने के बाद ये दोनों भी कार में सवार थे। उस कार में भी ये अपने ज़ोडिएक के साइन लिखता है और एक मैसेज छोड़ता है, और वो यही मैसेज था कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और ये भी था कि पुलिस को चढ़ाने के लिए कि ये इस पुलिस की इतनी औकात नहीं है कि वो मुझ तक पहुँच सके। अब पूरी कैलिफोर्निया की जो पुलिस है इसमें लग जाती है, जांच करती है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं। बहुत सारे सस्पेक्ट को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, पर कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कई और जगहों से ऐसी लाशें मिलती हैं, बट लेटर आने का सिलसिला बंद हो जाता है। उसके बाद कहते ये हैं कि जो पुलिस है कैलिफोर्निया की, वो रिकॉर्ड पे कहती है कि ज़ोडिएक ने 5 कत्ल किए, लेकिन वहाँ की जो न्यूज़पेपर और जो वहाँ के डिटेक्टिव प्राइवेट और बाकी लोग हैं और जो लाशें मिली थी और जो मारने का तरीका था उसके हिसाब से कहते हैं कि उसने कुल ज़ोडिएक ने 37 कत्ल किए, 37 लोगों को मारा। 37 लोगों को मारने के बाद ज़ोडिएक कभी पकड़ा नहीं गया। कुछ बीच बीच में उसने लेटर लिखे थे, और ऐसे उसने 408 सिंबल थे जो जिसको साइफर कहते हैं, अलग अलग तरीके से उसने जो शब्द भेजे। कहते हैं कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18 ऐसे लेटर थे जिसको डिकोड किया गया, और उस लेटर के ज़रिए बाकी कुछ जानकारी इसलिए नहीं मिली कि बाकी के 408 को कोई डिकोड ही नहीं कर पाया था कि वो एग्जैक्ट था क्या। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, छानबीन चली, पुलिस की टीमें लगी, इसी बीच में FBI इसमें उतरती है, क्योंकि वहाँ पे अब खबरें छपने लगी 37 लोग और ज़ोडिएक अभी भी आज़ाद है, कौन है, क्या हो सकता है, किसी के भी बीच में हो सकता है। तो एक दहशत, एक खौफ सबका आलम था। पुलिस अपना पूरा काम कर रही थी, लेकिन वो कातिल तक पहुँच ही नहीं रही थी। इस बीच में ये कई बार ऐसे जो हैलोवीन के जो कार्ड होते हैं, जो एक फेस्टिवल साल में एक दिन मनाया जाता है, उसमें भूत उस टाइप के मुखौटे, और वो एक जर्नलिस्ट जो इसको कवर कर रहा था, वहाँ के न्यूज़पेपर जो 3 लेटर भेजा गया था उसमें से एक क्रॉनिकल न्यूज़पेपर भी था। उसका जर्नलिस्ट जो ज़ोडिएक की स्टोरी को कवर कर रहा था वो भी एक क्राइम रिपोर्टर था। उसको उसने एक ये कार्ड भेजा था, और इस कार्ड के साथ ये भी उसने अपना साइन भी भेजा था, ज़ोडिएक का Z, और ये कहा था कि उसके लिए भी जो है वो बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। हालांकि ऊपर वाले का करम है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। वक्त बीतता गया, इस दौरान में कई लोगों पे शक हुआ। जो कुछ विटनेस बचे थे, जैसे एक कार में शुरू में ही जिंदा बच गया, और ऐसे ही 1-2 और लोग थे जिनको वो मुर्दा समझ के छोड़ गया। उन लोगों के ज़रिए फिर बाकायदा FBI और उससे पहले जो कैलिफोर्नियाई पुलिस है उसने स्केच बनाए जिंदा विटनेस की मदद से, और उस स्केच को भी जारी किया गया। ज़ोडिएक का स्केच कि वो ऐसा दिखता है। करीब उसकी हाइट थी 5.8 इंच, जो लोगों ने सारे बताए। तो उसके स्केच के ज़रिए लोगों से बात की गई। उसमें कुछ लोगों ने उस स्केच को देखने की बात मानी भी कि ऐसे शख्स को देखा है, लेकिन बरसों बीत गए, उस स्केच के ज़रिए भी वैसा हूबहू शख्स, कुछ लोगों की शक्ल मिलती थी, उसको उठाया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उसका पूरा रिकॉर्ड अलग निकला। कहीं दूर दूर तक उसका इन कत्ल से या उस जब ये कत्ल हुआ वहाँ पे उसकी मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। तो ऐसे कुछ बहुत सारे चेहरे नज़दीकी मिले थे, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया। और धीरे धीरे फिर वक्त बीतता गया। आखिर में कहते हैं कि एक शख्स था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक गया कि यही ज़ोडिएक हो सकता है। उस शख्स की 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से। एक, उसकी पैदाइश 1933 की थी, और जब ये कत्ल हो रहा था तब अराउंड उसकी उम्र 40 साल थी। और जितने भी जो विटनेस थे उन्होंने बताया था कि जो कातिल है वो 5.8 उसकी हाइट है और करीब 38-40 साल की उम्र होगी। तो इस शख्स की भी उम्र 5.8 थी हाइट, और उम्र भी लगभग वही। 1933 में पैदा हुआ था, 1992 में इसकी डेथ हुई। इस शख्स के बारे में चूँकि एक तो स्केच से भी मिलता था इसकी कुछ हुलिया, तो फिर पता किया गया, जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये एक स्कूल टीचर था और एक स्कूल में ये पढ़ाता था, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ कुछ अश्लील हरकत करते हुए ये पकड़ा गया। इसको नौकरी से निकाल दिया गया, और ये गांव का ही एक था। और बाद में फिर जब ये निकाल दिया गया, फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने इसको छोड़ दिया या उससे बनी नहीं, तो कहा गया कि इसीलिए ये सिर्फ यंग लवर को ही अपना निशाना बनाता था
और उन्हीं को मारता था और ये वही ज़ोडियक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिली, पुलिस इस तक पहुंची। लेकिन जब छानबीन की गई, सबसे ज़्यादा शक इसी पे था, इस शख्स पे, और इसका नाम था आर्थर ली एलन। लेकिन जब पूरी छानबीन की गई, सारी चीज़ें मिलाई गई, तो फिर ये शख्स भी जो है ये बेकसूर निकला और ये पता चला कि ये ज़ोडियक नहीं है और ज़ोडियक कोई और है। उसके बाद कई और लोग आए। आखिरकार कहीं से भी जब कामयाबी नहीं मिली, तब 2004 अप्रैल 2004 में कैलिफोर्नियाई पुलिस ने थक हार कर, करीब 35 साल हो गए थे, इस केस को क्लोज़ कर दिया कि ज़ोडियक नाम का कोई कातिल हमें नहीं मिला। लेकिन फिर 4 के बाद कुछ ऐसे क्लू मिलते हैं, कुछ और ऐसी सस्पेक्ट सामने आते हैं। 2007 में फिर से कैलिफोर्नियाई पुलिस फैसला करती है कि इस केस को रीओपन करेंगे। 2007 में इन्होंने रीओपन किया, छानबीन की, कुछ ऐसे सस्पेक्ट थे, उनके डीएनए, बाकी चीज़ें, हैंडराइटिंग, जो लेटर, वो सारी चीज़ें मिलान की गई, लेकिन फिर कामयाबी नहीं मिली। तो फिलहाल इस केस का स्टेटस ये है कि 2004 में क्लोज़ किया गया था ऑफिशियली, 2007 में रीओपन किया गया, अभी 2019 है, 12 साल हो गए। आज तक ज़ोडियक नाम के कातिल का सुराग नहीं मिल पाया कि वो कौन था, कैसा दिखता था। जो स्केच था, उस स्केच से ही उसकी शक्ल मिलती थी या नहीं, क्योंकि कुछ चश्मदीदों के हिसाब से वो बनाया गया था। क्यों कत्ल करता था, क्यों यंग लवर को ही अपना निशाना बनाता था, क्यों वो कैलिफोर्निया की पुलिस को खुलेआम चुनौती देता था, क्यों नहीं उस पेपर में वो लेटर भेजता था और धमकी देता था कि अगर फ्रंट पेज पे ये स्टोरी नहीं छापी तो मैं और कत्ल करूँगा। तो ऐसे बहुत सारे क्यों हैं, लेकिन पिछले करीब 50 साल से इनमें से किसी भी क्यों का कोई जवाब अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। लेकिन ये कहते हैं कि उसके हाथ से करीब 37 कत्ल हुए, 37 लोगों को उसने मारा, लेकिन वो कौन था, क्यों मारता था, ये सारा आज भी एक राज है। तो ये थी कहानी ज़ोडियक सीरियल किलर की, जो दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने सीरियल किलर हैं जिनके बारे में आज भी पुख्ता तौर पे कोई जानकारी नहीं है। इस पे कई फिल्म भी बनी है, सीरियल भी बने हैं, और ये भी एक राज है। तो अब आज आसिम है। आसिम, अब बताओ कुछ सवाल जो भी हों फटाफट। सर, शिव शंकर मौर्य है, ये बोला सर, ये जो लेटर भेजता था क्या उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं होते? शिव शंकर मौर्य साहब, फिंगरप्रिंट होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट तभी पता चल सकता है कि जब आप किसी के साथ मैच करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं इसमें, इसीलिए कई जो सस्पेक्ट पकड़े गए, हुलिया मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उन्हें छोड़ा गया क्योंकि बहुत सारे सबूत नहीं मिले, तो उनमें शायद एक फिंगरप्रिंट्स भी था। सर, विक्रम चौहान है, सर ये बोल रहे हैं अमेरिका जैसी जगह में दिन दिहाड़े या रात के टाइम पे जैसे भी वो मारता था, आसपास कुछ लोग तो होते होंगे, क्योंकि बंदूक की, गोली की, इन सबकी आवाज़ भी तो होती है। जिस जगह पे ये सारे इंसिडेंट हुए अलग अलग, वो सन्नाटे, वहाँ पे सन्नाटा था, थोड़ा सा दूरी थी, थोड़ा एकांत था वहाँ पे। आमतौर पे जो लवर जिस जगह को चुनते हैं, जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर हो, तो इसीलिए उसके लिए आसान टारगेट भी होता था, क्योंकि आसपास कोई होता नहीं था और वो ऐसे लोगों को आसानी से अपना शिकार बनाता था। सर, सुशील कुमार बोल रहे हैं, सर गुमनाम पत्र पे कार्रवाई हो सकती है या नहीं? गुमनाम पत्र पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल यह कि जब पत्र गुमनाम है तो भेजने वाला भी गुमनाम है। अगर उसको मिल जाए, जहाँ सामने आए, तभी तो कार्रवाई होगी, लेकिन वरना फिर हवा में कहाँ होगी। सर, गिरीश जी बोल रहे हैं, सर इस तरीके के हमले अमेरिका सिर्फ सैन फ्रांसिस्को में उसने किए, पूरे अमेरिका में इसकी लक्ष्य? गिरीश जी, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैलिफोर्निया, ख़ासतौर पे उसका इलाका था, उसी रीजन में करीब जितने भी उसने कत्ल किए वो शायद 15 से 25 किलोमीटर के दायरे में ही किए। सर, आफ्ताब जी, आपको पूरी फैमिली को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद और हाय बोल। थैंक यू आफ्ताब जी, और आप सभी को भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। सर, जैक द रिपर जो सीरियल किलर था, जी, उसकी कहानी सुनने के लिए अब लोग काफी जी बिल्कुल, जैक द रिपर भी अब आपके लिस्ट में जल्दी है और मैं आपको सुनाता हूँ बहुत। सर, एक सवाल वैभव शर्मा का है, सर मुखर्जी और शास्त्री जी की डेथ की स्टोरी काफी मिलती जुलती है, और अकॉर्डिंग टू द बुक क्या ये सही है कि उन दोनों की मौत एक ही तरीके से कह सकते हुई है? वैभव जी, आपने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की, इन दोनों में एक चीज़ नहीं मिलती, जो है वो ये है कि
लाल बहादुर शास्त्री जी की एक चीज़ जो आपने कहा कि मिलती है वो हार्ट अटैक वाली बात हो सकती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि उनको शायद जो सस्पेक्ट किया गया शुरू में वो ये था कि कोई ऐसा पॉइज़न दिया गया, क्योंकि शरीर नीला पड़ने की भी बात कही गई। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ये था कि कोई पॉइज़न की बात नहीं आई, लेकिन हाँ एक ऐसा इंजेक्शन जिससे एलर्जी उनको था वो इंजेक्शन दिया गया, तो उसको लेके एक डाउट होता है। लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है। सर मुदिता रावत बोल रही है, सर क्या ये इसे परफेक्ट क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं इस केस को? मुदिता रावत जी बिल्कुल फ़िलहाल अभी तो इस वक्त तो इसको परफेक्ट क्राइम के कैटेगरी में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि कातिल पकड़ा नहीं गया, और जब तक जो पकड़ा ना जाए वो परफेक्ट क्राइम है, परफेक्ट मर्डर हो या परफेक्ट रॉबरी हो, जो भी हो, तो फिलहाल ये परफेक्ट ही है। सर स्नेहा जी वो बोल रहे हैं कि सर इस तरीके के केसेस के कभी इंडिया में भी हुए हैं? स्नेहा जी बहुत सारे हुए हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीरियल किलर के राज आज भी हैं, बल्कि मैं एक बार और थोड़ा सा इसको सही से जांच लूं और आपको सुनाता हूं। बल्कि लेकिन ऐसे तो कई तो बहुत सारे हैं, जैसे स्टोन मैन, बियर मैन, इन सब के बारे में अलग अलग बहुत सारी कहानियां आई, लेकिन सही में कौन था ये एक राज ही है। सर कैलाश चंद्र जी बोल रहे हैं क्या फिंगरप्रिंट्स हैंडराइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी गलत साबित हो सकती है? कैलाश जी, फिंगरप्रिंट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर आपके पास है मिलान करने के लिए, तो वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो गलत साबित हो। जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट होती हैं। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आपने क्या ज़ोडिएक मूवी देखी है? जी मैंने ज़ोडिएक मूवी देखी है, बहुत पहले ही देखी थी, और बल्कि एक से ज़्यादा बार ही देखी होगी। सर आर्या जी हैं बोल रहे हैं कि सर बीइंग अ क्राइम जर्नलिस्ट आप किस तरीके की मूवी देखना पसंद करते हैं? आर्या जी, मैं किस तरह की मूवी देखना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा लीक से एकदम हट कर है। मुझे सबसे ज़्यादा जो मूवी अच्छी लगती है वो कॉमेडी है, जितनी भी जो कॉमेडियन है वो उन सबको मैं बड़ा पसंद करता हूँ। तो कॉमेडी नंबर 1, नंबर 2 पे फिर सस्पेंस थ्रिलर हो, यही है। और साउथ इंडियन मूवी मुझे बहुत पसंद है, हिंदी में जितनी भी डब होके आती है मैं ज़रूर देखता हूँ। सर हर्षित जी बोल रहे हैं कि सर स्टोन मैन इन सब की जो कहानी है, ये लोग के साइको किलिंग की वजह से लोगों को मारते हैं या खुद के सुकून के लिए लोग सीरियल किलिंग? हर्षित जी, जितने भी सीरियल किलर हैं उनके बारे में जितनी भी मैंने एक्सपर्ट से बात की या पढ़ा, या ऐसे बहुत सारे और भी जो अलग अलग फील्ड के हैं उनसे बात की, उनका मानना है कि हर सीरियल किलिंग के पीछे कहीं ना कहीं एक उनके दिमाग जो है वो आम इंसानों की तरह नहीं होता, थोड़े से वो डिफरेंट, मतलब उनकी सोच होती है, वो किसी ना किसी चीज़ के शिकार होते हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनके साथ ज़िंदगी में कभी हुई है जिसका वो असर होता है कि फिर वो वैसे ही उसको करते हैं। जैसे इस पूरे ज़ोडिएक के बारे में आज तक कातिल का पता नहीं है, लेकिन जितने भी उसके केस स्टडी किए गए, उस केस स्टडी से यही निकला कि ज़रूर इसको एक यंग कपल को क्यों निशाना बनाता था, तो इसके प्यार में कभी धोखा हुआ या किसी लड़की ने गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ और ऐसी चीज़ें बचपन में हुई इसके साथ, तो वो उसका बदला लेने के लिए, और फिर दूसरा दिमाग में कि मैं ऐसे लोगों को मारूंगा, फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वहाँ ये सब मेरे गुलाम बनेंगे। तो हर सीरियल किलर के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं, और उनको आप नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं कह सकते। सर एक सवाल, एक लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी मेल का रिप्लाई बहुत कमी से दे रहे हैं। हाँ, ये जिसने भी कहा है कि मैं मेल का रिप्लाई बहुत कम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपने सही कहा। अब बल्कि कोशिश होती है, आज मैंने बहुत सारे रिप्लाई किए हैं, बीच में बहुत सारी चीज़ें थी एक साथ, तो उस वजह से वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने फिर से उसको वापस दुरुस्त किया है। आज मैंने काफ़ी मेल के रिप्लाई किए हैं, और बल्कि मैंने कल भी कुछ रात को भी किए थे। अब आइंदा नेक्स्ट वीक से आपकी शिकायत नहीं होगी, मैं जब जब जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, चाहे सिस्टम पे बैठा हूँ, सिस्टम पे नहीं तो मोबाइल पे, मैं ज़रूर लेकिन रिप्लाई करता रहूँगा। सर मीनाक्षी गौतम है बोल रहे सर आपने कभी किसी सीरियल किलर का पर्सनली इंटरव्यू लिया है, और उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मीनाक्षी गौतम जी, मैंने 2-3 ऐसा लिया है। लास्ट जो मैंने लिया था सीरियल किलर का इंटरव्यू, दिल्ली में लिया था, और जिस पे मैंने एक पूरा इंटरव्यू पे उसका जो नाम था वो नाम ही ऐसा था कि 45 कत्ल के बाद मैं भूल गया, उसकी बात थी पूरे इंटरव्यू में। उसने कहा था, जब मैंने उससे गिनती पूछी कितने मारे, वो सिर्फ बच्चों को मारता था, वो भी जो बच्चे गरीब घर के कहीं अकेले हैं स्लम एरिया में। और वो एक तरह से उससे जब बात कर रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब ये सब जो कह रहा है कितना होश में है कि नहीं है, लेकिन सिहरन पैदा हो रही थी जब वो कहानी सुनाता जा रहा था। और उसने बहुत ही मतलब बेपरवाह अंदाज में कहा था कि मुझे पता नहीं 40-42 के बाद मुझे गिनती याद नहीं, और इतने वो मार चुका था। तो उसका पूरा इंटरव्यू किया था, उसके साथ लगभग मैं 1.5 घंटा थाने में बैठा हुआ था, और यही आउटर दिल्ली में है।
जब वो पकड़ाया था। लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे ये लगा नहीं कि मतलब कत्ल करने के लिए जो जिस वजह से वो करता है या जब करता है तो उसके दिमाग में क्या होगा। मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसे ही कत्ल करता है जैसे हम लोग कोई और काम करते हैं। सपोज खाना खाते हैं, सोते हैं, कपड़े बदलते हैं, शूज़ पहन रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो ये जो हमारी रोज़मर्रा और रूटीन के काम में शामिल है, उससे बात करने के बाद मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे वो खाना खाता है या सोता है, उठता है, बैठता है, जाता है, आता है, उसी में से एक ये भी है कि कत्ल भी करता जाता है। मतलब ये हालत थी। तो ऐसे लोगों का फिर वही मुझे लगता है कि उनकी दिमाग और उनकी सोच वो थोड़ी सी आम इंसान जैसी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग ही रास्ते पे होते हैं। सर ऋत्विक जी हैं, बोल रहे हैं कि सर आपने बाटला हाउस देखी, क्योंकि मैं अभी देख कर आया हूँ और उसमें मुझे एक चीज़ कंफ्यूजन लगी। उसमें जिस ग्रुप का जिक्र किया गया है उसी का जो यासीन भटकल से था, और यासीन भटकल कौन है मुझे एक बार क्लियर करिए। ऋत्विक साहब, यासीन भटकल IM जो इंडियन मुजाहिदीन, उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक ये लोग हैं, भटकल बंधु। उसकी मैंने कुछ लोगों ने कहा भी था, मैं पूरी डिटेल में आपको कहानी सुनाऊंगा क्योंकि मैं भटकल से लौट कर भी आया हूँ वहाँ के। लेकिन अभी तक मैंने बाटला हाउस नहीं देखी और बाटला हाउस मुझे देखनी है। शायद संडे को मौका मिला तो ज़रूर देखूंगा। इसलिए देखूंगा कि जो रियल स्टोरी है बाटला हाउस की, तो इस फिल्म में ये फिल्म उस रियलिटी के कितने करीब है, कितने नज़दीक है। तो सिर्फ इसलिए देखने के लिए ज़रूर जाऊँगा। जब देख कर आऊँगा तब मैं बाटला हाउस फिल्म के बारे में आपसे बेहतर बात कर सकता हूँ। सर सॉन्ग फॉरएवर है, ये बोल रहे सर पहलू खान केस मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत मानने से इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है इसमें क्या वजह होगी? पहलू खान के मामले में आप सब ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो मॉब लिंचिंग का शिकार वाला मामला था, उसमें वीडियो आया था। उस वीडियो की वजह से ही चैनल पे स्टोरी चली थी। अभी 2 दिन पहले जजमेंट आया जिसमें 7 लोग थे, 7 के 7 को अदालत ने सबूत ना होने की वजह से बरी कर दिया है। तो अब सवाल यही है कि फिर जैसे जेसिका को उस वक्त उठा था कि अब देन पहलू खान को किसने मारा, और कोर्ट ने जो है इसमें से एक इस वीडियो को भी सबूत के तौर पे नहीं लिया है। अब लेकिन पूरी जो उसकी जजमेंट की कॉपी है वो एक बार पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सिर्फ एक जजमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 या 2 पन्ने का होता है, लेकिन डिटेल जजमेंट जो है वो डिटेल बाद में आती है। तो उसमें क्यों इस वीडियो को कोर्ट ने नज़रअंदाज किया, ऐसी क्या चीज़ थी? जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे ये भी लगता है कि उस वीडियो को देख कर अगर नज़रअंदाज किया गया है तो ये भी हो सकता है कि उस वीडियो में उस वक्त जो पिटाई हुई, क्या उस पिटाई की वजह से पहलू खान की मौत हुई, या उस वीडियो के बाद फिर पिटाई हुई जिसकी वजह से मौत हुई, या फिर ये वीडियो फेक है, इसको एडिट करके किया गया है, तो क्या उसकी फॉरेंसिक जांच हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें एक बार डिटेल जजमेंट की कॉपी बल्कि मैंने मंगाई भी है, तो वो आ जाए। कल छुट्टी थी तो मिली नहीं, फिर मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बात कर सकता हूँ। सर रॉबी रेहल है, बोल रहा है कि सर मैं USA से हूँ और काम पर आपकी स्टोरी सुनता हूँ। एक आदत सी हो गई है आपकी स्टोरीज की और आपकी जर्नलिज्म की और क्राइम की जो नॉलेज है उसको सलाह। रॉबी रिहल साहब, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोग इसी तरह बताते हैं तो हौसला बढ़ता है, फिर और ज़्यादा मैं बिंदास तरीके से आप लोगों को कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। लेकिन ये कि आप लोगों की मोहब्बत है, क्राइम तक पूरी फैमिली जो है वो ताकत है, तो इसलिए कोशिश यही होती कि जो जैसा है, जितनी जानकारी है आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। सर गुरविश जी हैं, बोल रहे हैं कि सर बाटला हाउस देखने के बाद एक चीज़ साफ हो गई कि आपने जो कहानी बताई थी और उसकी जो कहानी है तकरीबन काफ़ी हद तक सही है। ठीक है गुरविश जी, मैं एक बार पहले देख लूँ फिल्म, तब भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए कि मैं बेहतर बता सकता हूँ। मैं इस बाटला हाउस एनकाउंटर से लेकर उसके बाद अगले 15-20 दिन तक मैं इस स्टोरी पे था। देन इसको इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करते करते मैं आज़मगढ़ तक पहुँचा, क्योंकि जो बाटला हाउस में सारे लड़के थे उनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ से था। फिर मैं वहाँ गया, हालांकि उस वक्त माहौल ख़राब था वहाँ पे। फिर वापस आया, फिर यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर बहुत सारी चीज़ें उठी, फिर उंगली उठी, फेक इनकाउंटर को लेके उठी, फिर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जिनको मैं बहुत करीब से जानता, उनकी मौत की बात। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं इस पिक्चर को देखने के बाद मैं ईमानदारी से आपको राय दे सकता हूँ कि ये पिक्चर हकीकत के कितने करीब है या दूर है। सर इमरान बोल रहा है कि सर पाकिस्तान में एक स्कूल अटैक हुआ था बच्चों के, उसकी कहानी कब सुनी? जी, इमरान साहब, पाकिस्तान में एक आपके शायद रावलपिंडी में हुआ था, तो स्कूल में अटैक हुआ था जिसमें करीब 100-150 बच्चे मारे गए थे मासूम। मैं उसकी भी डिटेल आपको कहानी जल्दी सुनाता हूँ।
सर अंकित जी बोल रहे हैं कि आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिला है या अफगानिस्तान, क्योंकि आप इराक तो गए हैं। अंकित साहब, पाकिस्तान जाने का कभी मौका नहीं मिला। मैंने यही बताया कई बार कि कई बार मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा मिला नहीं। एम्बेसी वाले यही कहते हैं कि आप, मैंने स्पोर्ट्स के कोटे से भी विक्रांत गुप्ता के साथ जाने की कोशिश की, पर उनका यही कहना होता कि आपका स्पोर्ट्स से क्या लेना देना, आप पाकिस्तान क्यों आना चाहते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, यहाँ आपके आने का मकसद सिर्फ कराची होगा, क्लिफ्टन रोड होगा, दाऊद इब्राहिम होगा, तो इसलिए वो मुझे पहले ही मना कर देते हैं। बट अभी तक जाने का कभी मौका नहीं मिला। जब भी मौका मिलेगा, जब वीज़ा मिलेगा तो जाऊंगा ज़रूर। सर जुबैर जी बोल रहे हैं कि सर इंडिया के कुछ केसेस थे जो अभी तक अनसुलझे थे, अब तो इंटरनेशनल केसेस भी आप हमको ऐसे बता देते हैं, हम खामखा अपनी पुलिस को हमेशा कोसते हैं, बाहर भी ऐसे मामले आते रहे। हमेशा होता है। देखिए, ये मुहावरा है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। तो आपके इस लाइन पे मुझे ये मुहावरा याद आ गया, वो इसलिए कि हम हमेशा अपने आप को कोसते हैं, अपने देश को, कि हमारी पुलिस निकम्मी है, हमारी पुलिस सॉल्व नहीं करती, जबकि दुनिया में बाकी जगह भी होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी, देखिए, पुलिस इतनी भी बुरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग, अब FBI जैसी एजेंसी वो सॉल्व ना करे तो हम सिर्फ CBI को क्यों गाली दें। तो ये होता है, कई केस पर डिपेंडेंट, मतलब होता है कि वो सॉल्व हो गया नहीं हो गया। हाँ, कई बार कोताही भी होती है, लापरवाही भी होती है, करप्शन भी होता है, रिश्वत भी होता है, उसकी वजह से केस सही मतलब तरीके से उसकी जांच नहीं होती, जो कल्प्रिट हैं वो छूट जाते हैं, जो बेगुनाह हैं वो फंसा दिए जाते हैं। तो दोनों पहलू हैं इसके। सर देव परिजा बोल रहे हैं क्या हम टेररिस्ट को सीरियल किलर बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की मानसिकता काफी हद तक सही एक जैसी है। परिजा जी, कानून में ये दोनों के लिए अलग अलग है, टेररिस्ट और सीरियल किलर। हम टेररिस्ट को सीरियल किलर नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि जो कानून डिफ़ाइन करता है इनके लिए अलग अलग, तो वो चीज़ें अलग। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा मुझे इसलिए लगा कि कहीं ना कहीं से हर बार सीखने को मिलता है। अब मैं खुद ही से सवाल करता हूँ कि बगदादी ने अगर 100 लोगों को मारा है तो बगदादी सीरियल किलर क्यों नहीं हो सकता, और बगदादी फिर टेररिस्ट क्यों है? और जोडियक ने अगर 37 लोगों को मारा है तो जोडियक टेररिस्ट क्यों नहीं है, सीरियल किलर क्यों है? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे होगा। तो ये आपने एक अच्छी चीज़ दी है, मैं इसकी पूरी डिटेल में एक बार छानबीन करूँगा, एक्सपर्ट से बात करूँगा, अपने कुछ वकील भाई हैं उनसे बात करूँगा, इसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको इसी शो में। सर शिखा जी बोल रहे हैं कि सर आपने इतने लंबे समय से क्राइम रिपोर्टिंग करी है, आपको कौन सा केस है जो हमेशा सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा भी हुआ था इस देश में? शिखा जी, लंबी लिस्ट है, हर केस ऐसा कई बार हुआ, साल में एक बार तो ऐसा होता ही है कि यार ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं लेटेस्ट लास्ट बताऊं आपको, तो आप बुराड़ी ही ले लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही कमरे में झूल जाएं फंदे से, क्या मुमकिन है? सोच से परे की चीज़ है। फिर उससे पहले कभी ऐसा लगता है कि कोई तंदूर में अपनी ही बीवी को डाल सकता है, बटर उस पर डाल डाल के उसको जला सकता है, कभी नहीं सोचा। फिर कभी ऐसा भी लगता है कि कोई पति अपनी पत्नी को मर्डर करने के बाद उसके 70-72 टुकड़े करे और डीप फ्रीज़र ख़रीद के लाए उसमें रख दे, वो भी नहीं सोचा था। तो ऐसी कई चीज़ें, क्राइम में यही होता है कि जब लगता है कि इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, तभी कुछ ना कुछ हो जा सकता है। जैसे आप निर्भया ही ले ले सबसे, कि मतलब रेप की कहानी, रेप के बाद मर्डर, बचपन से ही हम लोग सुनते आए। मैं इस पेशे में आया तब ज़्यादा करीब से जानना देखना शुरू किया। ठीक है, रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, उसकी स्टोरी फाइल की। लेकिन अब निर्भया का रेप और उस रेप के बाद, उस रेप के दौरान जो उसके साथ हुआ, और जो डॉक्टर बता रहे हैं उसकी पूरी जो सफदरजंग में शुरू में इलाज कर रहे थे कि क्या क्या था, कैसे हुआ, तो वो सुनने के बाद पहली बार मुझे लगा था कि शायद दुनिया में इससे खौफनाक, इससे ख़तरनाक, इससे ज़्यादा रुलाने वाला, इससे ज़्यादा दिल दहलाने वाला मेरी अपनी नज़र में कोई क्राइम नहीं हुआ। और अगर आप उसको दरिंदगी के हिसाब से जाएं तो मुझे लगता है मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में शायद निर्भया से ज़्यादा दरिंदगी वाली कहानी, जो मैं कभी मतलब सुना नहीं सकता, कभी मैं दिखा नहीं सकता, कभी किसी भी शो में लिखा भी नहीं जा सकता, और हूबहू बताया भी नहीं जा सकता, जो मैंने सुना और उस डॉक्टर से जो सबसे पहले इलाज कर रहे थे उससे ज़्यादा मेरी अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में उससे डरावनी कहानी शायद ही मैंने सुनी, उससे डरावना क्राइम शायद ही मतलब मैंने रिपोर्ट किया हो। सर सुमित गुप्ता है, बोल रहा है कि सर कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको किसी स्टोरी का पता चला हो और आपने एकदम सोचा हो कि हो सकता है कि ये कातिल हो, और कुछ टाइम बाद पता चला है कि आखिर में वही कातिल है?
सुमित गुप्ता साहब ऐसा बहुत बार हुआ है, और करीब कम से कम 10 केस तो मुझे उंगलियों पर रटे हुए, जहाँ लगा कि ये कातिल है और वो कातिल नहीं निकला, जहाँ पे ये लगा कि अरे जिसके साथ हमदर्दी जताना हूँ वो रोए जा रही है। एक मामला था, वो तो दिल्ली का ही था बहुत पहले, और 3 दिन तक उसकी तो हालत ये थी कि वो रोए और बेहोश हो जाए, फिर उसको पानी का छींटा मारे घर वाले, क्योंकि उसकी शादी को 2 साल हुए थे, जवान पति उसकी मौत हो गई, उसका कत्ल हो गया, और पूरा घर उसके कि जब इस उम्र में वो विधवा हो गई। और हम लोगों ने कैमरे पे शूट किया उसको, उसके कैमरे पे रोते हुए वो सारी चीज़ें भी दिखाई 3 दिन तक, और वो फिर होश में आए, फिर बेहोश हो जाए, फिर, और चौथे दिन अचानक पता चलता है कि जो 3 दिन से बेहोश हो रही रो रो कर, असली में कातिल तो वही, उसी ने अपने पति को मारा है। तो फिर समझ में नहीं आया कि हम 3 दिन तक कर क्या रहे थे। लेकिन वही है कि ये चीज़ें होती हैं, जो दिखता है ज़रूरी नहीं है हमेशा वो सच हो, सच कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। सर सरफराज है, कह रहे हैं कि सर मैं पाकिस्तान